ठीक है, तो लर्निंग में क्या क्या है? पहले तो नेचर एंड स्कोप ऑफ लर्निंग है, टाइप्स कौन कौन सी होती है, मोटर लर्निंग, वर्बल लर्निंग, कंसेप्ट लर्निंग, डिस्क्रिमिनेशन। देन थ्योरीज ऑफ लर्निंग में आ जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग, ओपेरेंट कंडीशनिंग, और इसके अंदर भी खुद के प्रिंसिपल्स है और एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जो किए गए थे, प्लस देन इसके बाद आता है स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी होती है लर्निंग की। एंड लर्निंग का जो डिजिटल वर्ल्ड, मतलब हम जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें लर्निंग का क्या चेंजेस आए हैं लर्निंग में। सो मैं खाली एक रिकैप दे देता हूँ, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि ये हम कवर कर चुके थे। सो नेचर स्कोप ऑफ लर्निंग में क्या बताया है कि जो नेचर मतलब लर्निंग की डेफिनेशन है वो क्या है? रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और बिहेवियर पोटेंशियल रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, मतलब हमारे एक्सपीरियंस से कोई भी हमारे बिहेवियर में जो परमानेंट चेंज आता है उसको हम लर्निंग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज बताइए कि 3 पॉइंट्स पे क्लैरिफिकेशन चाहिए। पहली बात ये, जैसा यहाँ पे लिखा है रिलेटिवली परमानेंट चेंज, तो जरूरी नहीं है कि जो लर्निंग वो परमानेंट ही हो, इट कैन बी टेम्परेरी। ठीक है, सो टेम्परेरी चेंज को भी हम लर्निंग बोलते हैं, सच एज। बट वहां पे क्या हुआ कि वो जो हमने टेम्परेरी चेंज था, क्योंकि हमने उसमें प्रॉपर रिहर्सल नहीं की, तो कुछ समय बाद वो हमें भूल गया, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मतलब टेम्परेरी चेंज वाला भी लर्निंग में आता है। सेकेंड इज ओके आएगा। देन सेकंड क्या आ गया कि सेकंड मतलब फर्स्ट पॉइंट ये है, एंड सच एज फीलिंग स्लीपी आफ्टर टेकिंग, जैसे कि आप क्या बोलते हैं, मतलब नींद आने लगती है आपको दवाइयाँ लेने के बाद या खाना खाने के बाद, और फीलिंग टायर्ड ड्यू टू इलनेस। तो ये एग्जांपल बता दी है इस चीज की, फर्स्ट जो डेफिनेशन टेम्परेरी चेंज की। देन सेकंड क्या है, परमानेंट चेंज ड्यू टू एजिंग और मैचुरेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज लर्निंग। अब परमानेंट चेंज को हम लर्निंग तो बोलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो चेंजेस जो हमारे एज से आए हैं या जो हमारे म्यूटेशन से मैचुरेशन से हुई है उसको भी हम लर्निंग बोलेंगे। ठीक है, तो परमानेंट चेंज एजिंग की वजह से उसको लर्निंग नहीं बोलते। एंड थर्ड थिंग कि जो एक्सपीरियंस है, यहाँ पे हमने बताया कि रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, तो जरूरी नहीं है कि वो हमारा खुद का एक्सपीरियंस होना चाहिए, हम किसी दूसरे के एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हैं, तो उसको भी लर्निंग बोलते हैं। बट और उस लर्निंग का नाम क्या होता है? विकेरियस लर्निंग। ठीक है, दैट इज बाय अदर एक्सपीरियंस। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ लर्निंग में हमने कल किया था। मोटर लर्निंग क्या होती है, वर्बल लर्निंग। मोटर लर्निंग क्या होती है? वो लर्निंग जिसमें आप मोटर एक्टिविटीज यूज करते हो, जैसे कि आप चलना सीखते हो, रनिंग सीखते हो, स्केटिंग, मतलब फिजिकल फिजिकल चीजें जिसमें इन्वॉल्व है, उसमें आगे मोटर लर्निंग। वर्बल लर्निंग में आ गया जो आप कम्युनिकेट करना सीखते हो, जैसे वर्ड्स के थ्रू, साउंड्स के थ्रू, पिक्चर के थ्रू। देन कंसेप्ट लर्निंग क्या होता है? कंसेप्ट लर्निंग मतलब, अब कंसेप्ट क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ, इनकेस अगर कोई यहाँ पे नहीं हुआ है तो। कंसेप्ट मतलब होता है कि हम किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टर को जोड़ते हैं किसी कैटेगरीज के साथ। जैसे कि कार का कंसेप्ट क्या है? कार का कंसेप्ट है चार चक्के होंगे, फिर सीट होगी लाइक, और उसमें पेट्रोल इंजन होगा, तो वो चीज हम कार बोलते हैं। ठीक है, यही अगर कोई जानवर है जिसकी चार टांगे है, एक पूंछ है और वो भोंकता है, तो हम उसको डॉग कंसीडर करते हैं। तो हमने कंसेप्ट बनाए वहां पे कि ये जो प्रॉपर्टीज है इस चीज से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो उसको कंसेप्ट बोलते हैं। अब ये जो कंसेप्ट सीखने मतलब ये जो कंसेप्ट को लर्न करने का मेथड होता है, इसको हम कंसेप्ट लर्निंग बोलते हैं। एग्जांपल के लिए, अवर एबिलिटी टू आइडेंटिफाई अ बार्किंग फोर लेग एंड अ टेल एनिमल एज अ डॉग। ठीक है, तो वही चीज जो एग्जांपल अभी मैंने दी। और डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग क्या होती है? डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग होती है मतलब जब आप अलग अलग स्टिमुलस में डिफरेंशिएट करना सीख जाते हो। जैसे कि आप वहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल यहाँ पे दिए, अवर एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट व्हीकल्स बेस्ड ऑन इट्स हॉर्न। हॉर्न्स के बेस्ड पे हम व्हीकल्स को अलग अलग डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, जैसे ये वाली बाइक है, ये लाइक स्कूटी, ये ट्रक है, ये वैन है, तो उसके हिसाब से करते हैं ना। तो वो चीज ज्यादा है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग में। देन थ्योरीज ऑफ लर्निंग में हमने पढ़ा था लर्निंग ऑफ एसोसिएशन पर, क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग भी बोलते हैं, एंड लर्निंग बाय कॉन्सिक्वेंस, जिसको हम ओपेरेंट और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोलते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग में हमने क्या किया था कि जब क्या बोलते हैं हम किसी चीज को किसी ऑब्जेक्ट से, किसी स्टिमुलस से रिलेशन, उसके बीच में रिलेशन समझ जाते हैं। ड्यूरिंग क्लासिकल कंडीशनिंग ऑर्गेनिज्म एक्वायर इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनिज्म को इंफॉर्मेशन मिलती है कि दो व्हाट इज द रिलेशन, कि अलग अलग जो स्टिमुलस है, स्टिमुलाई है, उनमें क्या रिलेशन है। ठीक है, द सब्जेक्ट ऑफ लर्निंग इन दिस थ्योरी आर ऑलवेज, और ये जो सब्जेक्ट मतलब ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, इसमें हमेशा किसी टाइप का हमारा ऑटोनॉमस, इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शन रिस्पॉन्सेस होते हैं, जैसे कि हार्ट रेट हो गया, सेलिब्रेशन, हमारी लार टपकना हो गया, देन वॉमिटिंग हो गया, प्यूपिल डायलेशन हो गया, ये सब होता है क्लासिकल कंडीशनिंग में।
एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमने इवान पाब्लोव, एक रशियन साइंटिस्ट है, उसने क्या बोलते हैं लाइक यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया था अपने कुत्ते पे। तो उसने देखा था वो ना जनरली पढ़ क्या रहा था, वो डॉग्स के डाइजेशन के बारे में पढ़ रहा था। तो उसने एक चीज नोटिस की, ऑब्जर्व की कि जो उसका कुत्ता है वो क्या बोलते हैं खाने की स्मेल या फिर खाने का जो प्लेट है, मतलब ये जो इसका मतलब बर्तन के जो भी बोलो, सो ये बाउल को देख के उसको ना वो लार टपकाने लगता था। तो उससे वो इस चीज से बड़ा इंट्रीग हुआ, उसने सोचा इसके पीछे लाइक ये हो क्या रहा है। तो देन उसने इस चीज को समझने के लिए उसने क्या किया, उसने देखा एक अनकंडीशन स्टिमुलस। पहले पहले तो ड्यूरिंग दिस ट्रायल ही प्रेजेंटेड अ न्यूट्रल स्टिमुलस। तो अभी यहाँ पे उसने क्या बोलते हैं, उसने जो फर्स्ट ट्रायल किया उसको क्या बोलते हैं कंडीशनिंग ट्रायल, और इस ट्रायल में उसने पहला एक न्यूट्रल स्टिमुलस लिया जिसको मतलब बेल को, और उसने देखा कि जब बेल बजाई उसका डॉग पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। मतलब खाने की प्लेट देख के या खाने का खुशबू सुन के वो तो लार टपकाने लगता है, लेकिन बेल से ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसने क्या किया कि फिर पहले बेल बजाया एंड देन फिर खाना लाके दिया। तो फिर अब अगेन खाना देख के ये जो खाना था वो था अनकंडीशन स्टिमुलस, मतलब इसको कंडीशन करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, ये नेचुरल था उसका। और जो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स वो क्या था कि जब भी खाना देखता था उसका लार अपने आप टपकने लगता था। तो ये अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, क्योंकि अगेन इसमें भी कोई कंडीशनिंग नहीं की गई है हमने, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या किया उसने मल्टीपल बार, एक पहले बेल बजाई एंड देन फूड ला के दिया कुत्ते को। अब जब ये मल्टीपल नंबर ऑफ ट्रायल्स किया तो उसने क्या देखा कि अब अगली बार से जब भी वो बेल बजाता तो कुत्ते की लार टपकने लगती। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो हमारा जो कंडीशन, ये जो न्यूट्रल स्टिमुलस था बेल, वो एक कंडीशनल स्टिमुलस बन गया, ठीक है। तो कंडीशन स्टिमुलस बन गया और जो रिस्पांस था वो कंडीशन रिस्पांस बन गया। मतलब हमने उसको मजबूर किया एक तरह से, या फिर हमने ये हैबिट डाल दी उसको कि वो जब भी घंटी सुनेगा उसकी लार टपकनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने थ्रू रेपिटेशन हमने ये बिहेवियर उसमें चेंज लाया। तो ये आज इसीलिए ये कंडीशनल रिस्पॉन्स हो गया, क्योंकि ये हमने किया। और जो उसका न्यूट्रल स्टिमुलस था मतलब वो बेल, वो बन गया कंडीशन स्टिमुलस, ठीक है। तो ये वाली स्टडी की थी इसने लाइक। तो इसी को अब इसमें डेफिनेशन आप पढ़ लेना ये चीजें। अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या होता है, वो जो क्या बोलते हैं एक अनकंडीशनल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है और नेचुरली होता है ये, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बोला है कि जैसे जब हम ओनियन काटते हैं या पोलन, जैसे ओनियन या फिर पोलन आर टू एग्जाम्पल ऑफ यूसीएस। कंडीशन स्टिमुलस क्या हो गया कि यहाँ पे यूसीएस लाइक एग्जाम्पल के लिए नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग रिस्पॉन्स, एग्जाम्पल नहीं दी यहाँ पे। बट कंडीशन स्टिमुलस वही हो गया कि जब जैसे बेल हो गया वहां पे कंडीशन स्टिमुलस। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या हो गया कि जो नेचुरल बिहेवियर था, मतलब अगर हम कभी प्याज काटते तो हम रोने लगते हैं, तो ये हम नेचुरली हो रहा है, इसीलिए अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, ठीक है। एंड देन कंडीशन रिस्पॉन्स मतलब कि अब आपने किसी चीज को ट्रेन करके एसोसिएट कर दिया एंड देन वहां पे वो बिहेवियर उसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। इसमें दो क्लासिकल कंडीशनिंग के दो प्रिंसिपल है, पहला है एक्सटेंशन एंड दूसरा है जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। एक्सटेंशन में क्या होता है कि उसने देखा कि क्या ये जो हमने कंडीशन की उसमें लाइक एक बिहेवियर, क्या इसको हटाया जा सकता है। मतलब पैब्लो आफ्टर कमिंग अप विद द प्रिंसिपल ऑफ दिस to try he tried to understand the condition under which one can unlearn the acquired conditioning। मतलब क्या इसको unlearn भी किया जाता है। so how can we get rid of the condition, तो इस conditioning से हटना कैसे है। इसका आंसर है stop giving UCS। जो हमने unconditioned stimulus दे रहे थे, मतलब जो फूड दे रहे थे वहां पे, वो उसको देना बंद कर दो। अब when the condition stimulus is presented, अब condition stimulus क्या था हमारा बेल। तो अब जब भी हम बेल बजाते थे तो उसको हम अनकंडीशनल स्टिमुलस मतलब फूड से फॉलो नहीं करते थे, अब सिर्फ घंटी बजाते थे और उसको खाना नहीं देते थे। तो अगेन ये नंबर ऑफ टाइम्स बार करते गए देन कुत्ते को समझ आ गया ओके अब मेरे को इससे नहीं खाना मिलेगा, तो उसकी अगली बार से लाड नहीं टपकती थी घंटी सुन के, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फिनोमिना था, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्शन। Up in the context of Pavlov dog, if the bell was not followed by any food for many representation, then after some time the dog will stop salivating in response to bell। तो वो जो बेल के रिस्पॉन्स पे सेलिब्रेट कर रहा था, लार टपका था, वो बंद कर देता है। बट यूएस इज अगेन फॉलोड बाय, बट अगेन अगर हम यूएस को बेल को अगर फिर से स्टार्ट कर दे कि बेल बजे करने के बाद फिर से खाना देना स्टार्ट कर दे, तो यहाँ पे क्या एक्सटेंशन के बाद मतलब वो जो कंडीशन था वो खत्म हो चुका है, लेकिन फिर से सेम बिहेवियर रिपीट कर दे, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो कंडीशन रिस्पॉन्स है विल रिटर्न वेरी क्विकली। एंड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिकंडीशनिंग, ठीक है। हमने दोबारा कंडीशन कर दिया तो इसको रिकंडीशनिंग बोलते हैं। एंड
द रीअपेरेंस ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्स, और ये जो रीअपेरेंस है ना, दोबारा ये रिस्पॉन्स आने लगा, मतलब फिर से बेल सुन के वो क्या बोलते हैं लाट टपकाने लगा था आफ्टर टाइम इंटरवल, इसको हम बोलते हैं यूसीएस पेयरिंग, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में मे बी हमें 10 to 15 to 20 में भी कितने ट्रायल्स लगे, बट जब हमने दूसरी बार जब हम कंडीशन करना स्टार्ट किया तो वहां पे वो ट्रायल्स जो थे लाइक 4 to 5 और मे बी 6-7 में ही हो गया, तो वहां पे स्पॉन्टेनियस जल्दी हुआ रिकवरी उसकी। देन सेकंड स्टेट क्या कहता है? जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, रिस्पॉन्डिंग टू सिमिलैरिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब इसमें क्या है, अगर क्या बोलते हैं वो जो पैब्लो का कुत्ता था, सपोज कर लेते हैं कि वो सिर्फ वो जो बेल की घंटी थी एक्सपेरिमेंट में यूज की, उसके अलावा वो बाकी घंटियों से भी रिस्पॉन्ड करता। मान लेते हैं डोर की बेल होगी या घड़ी पे लगने वाली बेल होगी, उस पर भी रिस्पॉन्स करने लगता, सेम रिस्पॉन्स देता, ला टपका था। तो वहां पे क्या बोलते हैं उसको? स्टिमुलस जनरलाइजेशन, द टेंडेंसी टू मेक सेम रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई सिमिलर टू अ कंडीशन स्टिमुलाई। मतलब अगर स्टिमुलाई के जो हमारा कंडीशन स्टिमुलाई है उससे सिमिलर कोई स्टिमुलाई सेम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, तो वहां पे वो स्टिमुलस जनरलाइजेशन हो जाती है। बट इसके अपोजिट जो अगर क्या बोलते हैं वो जो स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि अगर जो है वो सिर्फ पर्टिकुलर उस घंटी पे ही करता है और बाकी घंटियों को इग्नोर करता है, वहां पे बोलते हैं स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। मतलब ये टेंडेंसी होती है कि आप स्टिमुलस के बीच में डिफरेंसेस पता कर पाओ, समझ सको उसको, ठीक है। तो ये था इसके लाइक एक्सपेरिमेंट में डॉग वाला जो मेन एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद और भी एक्सपेरिमेंट किए गए। अब लिटिल एल्बर्ट एक एक्सपेरिमेंट है, इसमें क्या है कि लिटिल एल्बर्ट एक बच्चा था और यहाँ पे इसको ये जो एक्सपेरिमेंट था ये किसने किया था? जॉन बी वॉटसन ने, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, एक 9 मंथ का मतलब 9 मंथ का जो बच्चा था एल्बर्ट, जिसको एल्बर्ट बी, जिसको लिटिल एल्बर्ट भी बोलते हैं, उसने क्या बोलते हैं, वॉटसन हाइपोथेसाइज्ड दैट चिल्ड्रंस फेयरफुल रिस्पॉन्स टू लाउड नॉइज इज अ अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। तो जैसे कुत्ते के केस में होता है कि वो जो क्या बोलते हैं खाने को देख के वो लार टपकाने लगा था। अब लिटिल एल्बर्ट के केस में ये क्या बोलते हैं शोर होता था तो उसको सुन के ये रोने लगता था। तो ये इसका अनकंडीशन रिस्पॉन्स था। क्यों? क्योंकि ये नेचुरली हो रहा था, इसको कोई बोल नहीं रहा था या कोई फोर्स नहीं कर रहा था रोने के लिए। अब इसी चीज को करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलग अलग चीजें लाई, जैसे व्हाइट रैट लाया, एक सफेद चूहा, रेबिट लाए, मास्क लाए, ऐसे अलग अलग चीजें दी और देखा कि क्या ये ऐसा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। तो वहां पे वो नहीं रो रहा था, ठीक है। बट अब हमने क्या किया, हमने उसको पहले क्या बोलते हैं सफेद चूहा लाके दे दिया एंड देन सॉरी हमने उसको सफेद चूहा लाके दे दिया एंड फिर वहां पे पीछे से लाउड नॉइस कर दी। तो अब उसका बिहेवियर क्या होगा, लाउड नॉइस सुन के वो क्या बोलते हैं लाइक वो रोने लगेगा। तो यहाँ पे ये चीज हमने मल्टीपल बार करते गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, फिर ये जो लाइक वो जो चूहा था वो हमारा कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया, स्टिमुलाई हो गया, और जो चूहे को देख के वो रिस्पॉन्स करता था मतलब रोने लगता था, वो हो गया कंडीशन रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये सेम बिहेवियर इसने किया। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो पैब्लो का कुत्ता था वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा था, ठीक है, वो सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट वाली घंटी पे ही कर रहा था। लेकिन लिटिल एडवर्ड के केस में क्या था, ये कोई भी सफेद दिखने वाली चीज, सिमिलर लुकिंग वाइट एंड फरी ऑब्जेक्ट, सब में सेम रिस्पॉन्स दे रहा था। मतलब अगर इसको रैबिट लाके दे दो या सफेद चीज लाके दे दो, ये फिर से रोने लगता था। तो यहाँ पे इसने कौन सा प्रिंसिपल को फॉलो किया, स्टिमुलस जनरलाइजेशन, इसने सबको ही जनरलाइज कर दिया, ठीक है। तो ये था लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट जो क्लासिकल कंडीशन को एक्सप्लेन करता है वो था क्या, कि यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया, कुत्ते को रखा गया मतलब किसी बॉक्स पे, और वहां पे हमने देखा लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सपेरिमेंट जो किया था किसने किया था, गिवन बाय मार्टिन सेलिगमैन। और ये 1960 में हुआ था जब वो क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में काम करता डॉग्स के साथ। सो उसने देखा कि like he noticed that those dogs who received an unavoidable electric shock for a number of time did not act to rescue themselves when they had an opportunity for it in the subsequent situation। तो एक मतलब कुत्तों का एक, जैसे कि कुछ कुत्ते थे जिनको उसने अनअवॉइडेबल शॉक देते गए, ठीक है, बहुत बार रिपीटेटिव देते गए। एंड देन उसके बाद उनको देखा गया कि उनको खोलने का लाइक मे बी जिस ये जो चैम्बर है शायद इसका दरवाजा खोल दिया जो भी है, तो वो बाद में अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, ठीक है। सो वेयर एज लेकिन कुछ जो वो कुत्ते जिनको अभी तक हमने शॉक नहीं दिया था वो कंटिन्यूसली अपने आप को ट्राई कर रहे थे बचाने की, ठीक है। ही टर्म दिस बिहेवियर फॉर द फर्स्ट ग्रुप, जो फर्स्ट ग्रुप था तो इसने उसको नाम क्या दिया, लर्नड हेल्पलेसनेस। और ये चीज हम नॉर्मली अपनी लाइफ में भी देख सकते हैं कि जैसे हम कोई प्रॉब्लम हो उसको मल्टीपल टाइम सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर बार बार फेल हो जाते हैं
फिर हम उसको छोड़ना, मतलब उस पर कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। तो वहां पे क्या आती वो चीज, लर्न हेल्पलेसनेस, मतलब हमने छोड़ ही दिया, उम्मीद ही छोड़ दिया। तो इसमें इसी के बारे में बताया था लर्न हेल्पलेसनेस में। एंड देन ओपेरेंट कंडीशनिंग क्या होता है, वो कंडीशनिंग जो कि किसी कॉन्सिक्वेंस पे बेस्ड हो। पहली वाली क्या थी, हम चीजों को एसोसिएट करते थे कि अगर ऐसा होगा, घंटी बजेगी तो खाना आएगा, अगर चूहा दिखेगा तो मैं रोऊंगा, मतलब वो चीज। लेकिन ओपेरेंट कंडीशनिंग में क्या है कि यहाँ पे अगर हम कोई बिहेवियर करते हैं, उसके बाद अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो हम उसको और करने का चांसेस है कि वो चीज और रेपिटेटिव करेंगे। लेकिन अगर क्या बोलते हैं वहां पे मतलब अनडिजायर्ड कुछ हमें स्टिमुलस मिलेगा, मतलब कि फॉर एग्जांपल आप कुछ कर रहे हो, आप आग पे हाथ रखते हो और आपका वहां पे आपका हाथ जल जाता है, तो आप पता है कि यहाँ पे आपको पनिशमेंट मिले, आपको मतलब इससे नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पे आप उस बिहेवियर को हटा दोगे, आप दोबारा ये चीज नहीं करोगे। तो इसमें अब बात की गई है ओपेरेंट कंडीशनिंग में, वी शुड एक्सप्लोर इन ओपेरेंट कंडीशनिंग the end result of a consequence or behavior of determine if it will be repeated in the future or not। क्या कॉन्सिक्वेंस होता है वो डिटरमाइन करता है कि ये जो बिहेवियर है हमारा, हम फ्यूचर में इसको रिपीट करेंगे या नहीं, ठीक है। ओपेरेंट कंडीशनिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इन विच बिहेवियर इज मेंटेन। अब ये ओपेरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, ये मतलब ऐसा प्रिंसिपल है लर्निंग का जिसमें बिहेवियर या तो मेंटेन रहता है, सेम रहता है, और चेंज होता है थ्रू इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। सेम रिपीट की गई है, बट यहाँ पे अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है इसमें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ओपेरेंट कंडीशनिंग, ओपेरेंट कंडीशनिंग के हिसाब से पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे मैंने बताया कि अगर अच्छे अच्छे रिजल्ट्स होंगे, अच्छा रिवॉर्ड टाइप होगा कुछ, तो आप उस बिहेवियर को रिपीट करोगे, लेकिन अगर नेगेटिव होगा तो आप उसको नहीं करोगे। और जब आप पॉजिटिव चीजें, मतलब आप कुछ करते हो उसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है, तो उसको हमने क्या नाम दिया, री, ठीक है। वेयर एज फैक्टर दैट, लेकिन ऐसे फैक्टर जो हमारे किसी बिहेवियर को, टारगेट बिहेवियर को कमजोर करते हैं, उसको हम बोलते हैं पनिशमेंट, ठीक है। तो ये था दो चीजें। अब इसी में यहाँ पे एग्जांपल, बीएफ स्किनर ने ओपेरेंट कंडीशनिंग पे एक एक्सपेरिमेंट किया था। यहाँ पे एक ये चूहा है, हंगरी रैट है, भूख भूख लगी है इसको बहुत, तो इसको खाना नहीं दिया होगा। एक ये चैम्बर है, ठीक है, और यहाँ पे जो बॉक्स देख रहे हो इसमें खाना रखा हुआ है, और यहाँ पे ये चूहा ट्राई कर रहा है अपने आप को बचाने की। और यहाँ पे क्या होता है, एक लीवर भी बना हुआ है, लीवर मतलब मे बी बटन, और समझ लो कुछ दबाने वाली चीज। सो ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, इधर उधर हाथ पैर मार रहा है। इसने गलती से लीवर पे हाथ रख दिया। अब क्या हुआ, लीवर पे जैसे ही हाथ रखा, खाना मिल गया इसने। फिर ये बचाने जा रहा है अपने आप को, रास्ता खाना खा लिया होगा, लेकिन उसके बाद फिर ये अपने आप को बचाने का ट्राई करता है, फिर उसने लीवर पे हाथ डाला। ऐसे करके 3-4 बार एक्सीडेंट होते गए मटे हुए। तो इसको समझ आ गया कि जब मैं इसको दबाऊंगा मेरे को खाना मिलेगा, ठीक है। सो ये जो क्या बोलते हैं, दस कंडीशनिंग ऑफ ओपेरेंट बिहेवियर इज नोन एज ओपेरेंट कंडीशनिंग। सो सिंस वॉलंटरी बिहेवियर ऑकर्ड, और यहाँ पे है सिंस बीएफ स्किनर ही स्टडीड द लर्निंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड इन वॉलंटरी बिहेवियर ऑकर्ड व्हेन एन ऑर्गेनिज्म। और वॉलंटरी बिहेवियर कब होता है, जब ऑर्गेनिज्म ऑपरेट करता है एनवायरनमेंट में, और इसने इसको नाम क्या दिया, वॉलंटरी बिहेवियर एज ऑपरेंट। इसने मतलब ये जो कर रहा है चीज, लीवर दबाने का, इसको हम ऑपरेंट बोल सकते हैं। एंड ये जो प्रिंसिपल इसने दिया, इसको बोलते हैं थॉर्नडाइक्स प्रिंसिपल ऑफ द लॉ ऑफ इफेक्ट, विच स्टेट्स दैट द बिहेवियर फॉलोड बाय प्रेजेंट आउटकम। अब ये लॉ ऑफ इफेक्ट क्या बताता है हमें, कि वो बिहेवियर जिसमें क्या बोलते हैं, आर लाइकली टू बी रिपीटेड एंड बिहेवियर फॉलोड बाय अनप्लेजेंट आर आउटकम्स लाइकली टू बी स्टॉप। जिसमें हमें पॉजिटिव आउटकम मिलेगा उसको हम रिपीट करेंगे, जिसमें अनप्लेजेंट आउटकम मिलेगा उसको हम स्टॉप कर देंगे। देन इसका एक्सपेरिमेंट सेम ये चीज बता दी, आफ्टर अ नंबर ऑफ एक्सीडेंट हमने कर दिया। एंड या ये पॉइंट, सिंस इन दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, ये जो द बिहेवियर ऑफ प्रेसिंग द लीवर वाज अ मीडियम और इंस्ट्रूमेंट। जब वो लीवर को प्रेस कर रहा था, ये जो बिहेवियर, ये इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड था, तो ऑफ खाना निकालने के लिए। तो इस टाइप की लर्निंग को हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग बोलते हैं। अब इसमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है, फिर पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि जब आपको डिजायरेबल स्टिमुलस, मतलब आप कुछ करते हो और वहां पे आप ये चीज करते हो, कुछ पाने का आपने कुछ किया, और वहां पे आपको लेट सपोज कुछ मिल गया रिटर्न में। एंड यहाँ पे मैं आपको पर्टिकुलर एग्जांपल ही देता एक्चुअली। इन केस कोई डाउट हो आप मेरे से पूछ लेना। कल हमने यहाँ पे किया था
पॉजिटिव reinforcement. So positive reinforcement में क्या होता है? Occurs when a desirable stimulus is presented or added after behavior. मतलब जब आप कुछ किसी तरह से behave करते हो और उसमें desirable stimulus मिलता है आपको, तो तब हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव reinforcement, क्योंकि वहाँ पे आपका बिहेवियर के रिपीट होने के चांसेस फ्यूचर में बढ़ जाते हैं. एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि एक टीचर जो चाहती थी वो स्टूडेंट्स को इंकरेज करना चाहती थी ताकि वो क्लास के डिस्कशन में पार्टिसिपेट करे. तो एक स्टूडेंट ने हाथ खड़ा किया अपना एंड उसके बाद क्या बोलते हैं, उसने डिस्कशन में कंट्रीब्यूट किया, तो टीचर ने क्या किया, उसकी तारीफ की. अब वो तारीफ सुन के उसको एज ही फेल्ट गुड, और इससे क्या है, इससे चांसेस है कि उसको नेक्स्ट बारी वो फिर से ये चीज करेगा. तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, हम कुछ क्या बोलते हैं, हम कोई बिहेवियर करते हैं ताकि अनडिजायरेबल स्टिमुलस को रिमूव कर सके. अब एग्जांपल के लिए, कंसीडर अ पर्सन हु हैज अ हेडेक. अब यहाँ पे अनडिजायरेबल स्टिमुलस क्या हो गया, वो चीज जो हमें चाहिए नहीं थी. तो यहाँ पे क्या था, वो हेडेक था. अब हमारा बिहेवियर था, हमने एक पेन किलर ली, तो उससे क्या हो गया, हेडेक दूर चले गया. तो हमारा बिहेवियर क्या था, वो मेडिसिन लेना. तो मेडिसिन लेने का जो हमारा बिहेवियर चले गया, तो यहाँ पे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, मतलब हमने किसी चीज को दूर करने के लिए कोई चीज बिहेव करे. तो अगेन यहाँ पे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, इसके भी करने, ये जो हमने बिहेवियर किया इसके भी रिपीट होने के चांसेस फ्यूचर में बढ़ जाते हैं. अब पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट क्या होता है. अब यहाँ पे क्या होता है कि हमें अनडिजायरेबल स्टिमुलस मिलता है जब हम कुछ बिहेवियर करते हैं. फॉर एग्जांपल, आप गए मार्केट में अपनी मम्मी के साथ, एंड वहां पे जाके आप थोड़ा सा चिल्लाने लगे मम्मी पे कि मम्मी ये करो, ये चाहिए, वो चाहिए. तो मम्मी ने सबके सामने डांट दिया आपको. मार्केट में कितने लोग थे, अब वहां पे आपको वो डांट तो नहीं चाहिए थी ना, तो वहां पे आपको कुछ ऐड हुआ, मतलब आपके बिहेवियर को अवॉइड करने के लिए वहां पे आपको डांटा गया, तो वो अनडिजायरेबल चीज मिली आपको, वो मिली, इसीलिए इसको पॉजिटिव बोला जाता है. ठीक है, पॉजिटिव पनिशमेंट मिली एंड अगली बार से आप ये बिहेवियर को अवॉइड कर दोगे. बट नेगेटिव पनिशमेंट में क्या होता है, आपके पास कोई डिजायरेबल चीज है और वो चीज आपसे ले ली जाती है. एग्जाम्पल के लिए, आपकी मम्मी ने बोला कि ओके बच्चे खाना बना दो, या फिर जाके ग्रोसरी मार्केट से सामान ले आओ. आपने बोला मैंने नहीं करना है, ठीक है, तो आपके पास फोन था, मम्मी ने ले लिया वो फोन. अब क्या हुआ, वहां पे जो आपकी डिजायरेबल चीज थी, वो फोन था, आपको चाहिए था, लेकिन वो ले लिया गया आपसे. तो यहाँ पे कोई चीज आपसे जब ले ली जाती है एज अ पनिशमेंट, ताकि उस बिहेवियर को आप अवॉइड करो, तो यहाँ पे वो हो जाती है नेगेटिव पनिशमेंट. ठीक है, कि आपसे कोई चीज ले ली जाती है, तो नेगेटिव पनिशमेंट. ये था हमारा लाइक रीइंफोर्समेंट के टाइप, और ये समझ लो. एंड देन इसके बाद शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट. अब रीइंफोर्समेंट में शेड्यूल्स भी होते हैं. शेड्यूल्स क्या होते हैं, लाइक अब असल जिंदगी में क्या होता है, जरूरी नहीं है कि रीइंफोर्समेंट जो हर बारी हो. तो समटाइम्स हमारी टीचर जैसे हमारी तारीफ करती है, कभी कभी बस एक्नॉलेज करती है, हाँ ठीक है ठीक है, और कभी कभी तो टोटली इग्नोर. ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, दिस सजेस्ट दैट देयर इज नो फिक्स रूल फॉर गिविंग इन्फोर्समेंट रीइंफोर्समेंट. तो इससे क्या जाता है कि कोई भी फिक्स रूल नहीं है कि रीइंफोर्समेंट मिलेगा ही मिलेगा. तो साइकोलॉजिस्ट ने इसके बारे में भी स्टडी की एंड अलग 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 तरीके के बारे में देखा रीइंफोर्समेंट करने के, एंड हैज बीन एंड हाउ रीइंफोर्समेंट हैज रिसीव्ड आल्सो अफेक्ट आवर बिहेवियर. और हमें रीइंफोर्समेंट कैसे मिलता है, वो भी हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है, जिसका बात की है शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट. शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट मतलब कि कब कब रीइंफोर्समेंट हमें मिलेगी. ठीक है, सो यहाँ पे 4 चीजों के बारे में बताया. फिक्स्ड रेशियो, बिहेवियर इज रीइंफोर्स्ड आफ्टर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिव. मतलब ये जब आप कोई चीज स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम करोगे, तो वो जो बिहेवियर है रीइंफोर्स किया जाता है. जैसे कि फैक्ट्री वर्कर को जितना वो काम करेंगे उतना पैसा मिलते जाएगा, तो फिक्स्ड रेशियो यहाँ पे, जितने उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए उतने मिलेंगे उनको पैसे. वेरिएबल रेशियो में क्या है कि ये जो क्या बोलते हैं, यहाँ पे रीइंफोर्समेंट मिलती है आफ्टर एन एवरेज बट अनप्रेडिक्टेबल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज. मतलब पहले शायद 4 ही बार में मिल गई, लेकिन नेक्स्ट टाइम 5 बार में मिला. पे ऑफ फ्रॉम स्लॉट मशीन्स एंड अदर गेम्स ऑफ चांस. ठीक है, जैसे कि स्लॉट मशीन होता है, आपने मशीन खींची, अब वहां पे चांसेस है कि आपको मिलेगी, नहीं मिल सकता है, कब कितने ट्रायल्स में मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है, तो वहां पे वेरिएबल रेशियो आ गया. ठीक है, सो अब फिक्स्ड इंटरवल क्या होता है, हर कुछ समय में आपको वो चीज मिलती रहेगी. जैसे कि यहाँ पे सैलरी मिलना, जैसे कि हर पर्टिकुलर मतलब हर महीने आपको सैलरी मिलेगी चाहे आप जैसे भी काम करो. बिहेवियर इज रीइंफोर्स्ड फॉर द फर्स्ट रिस्पॉन्स. पहले रिस्पॉन्स के लिए आपको बिहेवियर रीइंफोर्स किया जाता है आफ्टर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम हैज पास. मतलब जैसे 1 महीना हो गया,
तब आपको मतलब वो चीज काम करने लगी, तो वहाँ पे फिक्स इंटरवल है कि हर 1 महीने बाद होगा ही। लेकिन बिहेवियरल इंटरवल में क्या होता है कि बिहेवियर रीइंफोर्स किया जाता है फर्स्ट रिस्पॉन्स के बाद आफ्टर एन एवरेज बट अनप्रेडिक्टेबल अमाउंट ऑफ टाइम। जैसे कि आप अपनी ईमेल चेक करते हो, ठीक है, मे बी आपने पहले 1 घंटे में देखा, फिर दो घंटे में देखा, फिर शायद 3 घंटे में, तो यहाँ पे वेरिएबल इंटरवल है, इंटरवल सेम नहीं है, लेकिन जो आपका बिहेवियर है आपको वहाँ पे ईमेल मिलेगी, तो एक तरह से वो अगेन रीइंफोर्समेंट कि हाँ नया ईमेल आया, चलो चेक करता हूँ क्या है, ठीक है। तो ये आ गया वेरिएबल इंटरवल। सो ये 4 तरह के शेड्यूल्स होते हैं रीइंफोर्समेंट के। देन आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ शेपिंग एंड चेनिंग। शेपिंग एंड चेनिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, ठीक है। सो जो ओपेरेंट कंडीशनिंग है ये उसकी प्रिंसिपल है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, शेपिंग इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ न्यू बिहेवियर इन विच सक्सेसिवली क्लोजर अप्रोक्सीमेशन ऑफ द डिजायर्ड बिहेवियर इज रीइंफोर्स्ड। अब इसमें क्या है, जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है किसी नए बिहेवियर का, वो कैसे होता है, विद सक्सेसिव क्लोजर अप्रोक्सीमेशन ऑफ द डिजायर्ड बिहेवियर, मतलब जो हमें डिजायर्ड बिहेवियर चाहिए होता है उसके सक्सेसिवली क्लोजर होता है, ज्यादा से ज्यादा अप्रोक्सीमेट। और फिर देन दैट इज द ऑर्गेनिज्म विल बी रिवॉर्डेड, कि ऑर्गेनिज्म को हम रिवॉर्ड करेंगे हर बारी जब वो छोटे छोटे स्टेप्स लेने लगेगा, ठीक है, टुवर्ड्स टारगेटेड बिहेवियर। जैसे वो टारगेटेड स्टेप के क्लोजर पहुंच रहा है, हम उसको रिवॉर्ड्स दे रहे हैं और एक तरह से रीइंफोर्स कर रहे हैं। अब एनी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर और स्किल इज द चेन ऑफ मेनी टाइप। कोई भी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है वो क्या है, चेन ऑफ मेनी स्टेप्स है, मतलब अलग अलग स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ चेनिंग इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग अ टास्क इनटू स्मॉल स्टेप। अब इसमें क्या होता है, चेनिंग में हम एक बड़े टास्क को लाइक एक कॉम्प्लेक्स टास्क को, हम कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देते हैं, और फिर देन टीचिंग दी स्टेप्स इन सीक्वेंस और चेन, और फिर इसको सीक्वेंस में करते हैं और या फिर चेन में आप बोल सकते हो। इन चेनिंग ओनली द टारगेटेड बिहेवियर इज रिवॉर्डेड। इसमें हम जो रिवॉर्ड करते हैं वो सिर्फ टारगेटेड बिहेवियर होता है, स्टेप्स को रिवॉर्ड नहीं करते। दैट इज वंस द ट्रेनिंग कंप्लीट्स द लास्ट स्टेप, जैसे ट्रेनिंग हो जाएगी उसको रिवॉर्ड मिल जाएगा। एग्जांपल के लिए हमें बताया कि जब हम यू वांट टू टीच अ चाइल्ड, आप किसी बच्चे को सिखाना चाहते हो कि कैसे चम्मच का इस्तेमाल करे खाने के लिए खुद, देन तो वहां पे कौन सा प्रोसेस होगा, चेनिंग प्रिंसिपल का यूज किया जाएगा, ठीक है। अब प्रीमैक प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रीमैक प्रिंसिपल कहता है कि आपको क्या बोलते हैं, लाइक एक लेस प्रेफर्ड बिहेवियर अगर कोई करवाना चाहे तो वो कैसे होता है, हम रीइंफोर्समेंट में यूज करते हैं प्रेफर्ड बिहेवियर का। मतलब कि एग्जाम्पल में यहाँ पे जो दी गई है यहाँ पे कि कोई बच्चा है उसको खेलना पसंद है, ठीक है, अब वो उसका प्रेफर्ड बिहेवियर हो गया, मोर प्रेफर्ड बिहेवियर। लेकिन उसकी मम्मी बोलती है कि आपको रीडिंग करनी पड़ेगी 15 मिनट या आधा घंटा, एंड देन मैं आपको खेलने दूंगी। तो यहाँ पे लेस प्रेफर्ड था क्या, रीडिंग करना। तो यहाँ पे ये प्रीमैक प्रिंसिपल कहता है कि अगर हम रीइंफोर्समेंट कैसे करते हैं, मोर प्रेफर्ड बिहेवियर को रीइंफोर्समेंट की तरह यूज करते हैं ताकि लेस प्रेफर्ड बिहेवियर कंप्लीट हो सके। ताकि हमारी एक हैबिट बन जाए। इन ऑर्डर टू डेवलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग इन द चाइल्ड, द मदर प्रॉमिसेस हर चाइल्ड to allow her to play outside provided the child reads for a time period of 20 minutes, में भी जैसे 20 मिनट के लिए पढ़े। अब थर्ड तरह की लर्निंग क्या होगी, ऑब्जर्वेशन लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग मतलब कि हम जब दूसरों को देख के सीखते हैं, जिसको हमने अभी पढ़ा था स्टार्टिंग में, क्या बोलते हैं, विकेरियस लर्निंग भी बोलते हैं। सो ये किसने प्रपोज किया था ऑब्जर्वेशन लर्निंग, एल्बर्ट बेंडोरा ने। अनलाइक क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशन, ये क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग की तरह नहीं है। According to observational learning, the cognitive processes plays important role in learning behavior. तो अगर हम कुछ behavior learn करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे हमारे cognitive process बहुत ही बड़ा important role play करते हैं। मतलब thinking हो गया, memory हो गया, और मे बी लैंग्वेज हो गया वहाँ पे। तो इन चीजों का बहुत ही important रोल है, ठीक है। अब बेस्ड ऑन हिज वर्क विद फोबिक पेशेंट, उसने फोबिक पेशेंट्स को देखा। फोबिक, आई थिंक फोबिक वर्ड का मतलब डर होता है, तो जो डरते थे किसी चीज से भी। एंड द फेमस बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट, और एक फेमस बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट भी था जो कि जिसकी वजह से उसने लाइक कुछ थ्योरी दी थी जिसको कहते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। अब इस थ्योरी के हिसाब से क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सोशल लर्निंग थ्योरी, लर्निंग अकर इन अ सोशल सेटिंग। लर्निंग जो होती है वो सोशल सेटिंग में होती है, मतलब जब हम बाय ऑब्जर्विंग अदर, दूसरों के बिहेवियर को देख के करते हैं, एंड इट्स आउटकम, और उसका क्या आउटकम हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे दिस ऑब्जर्वेशन लर्निंग कैन अकर इन टू वेज, ये दो तरीके से हो सकते हैं। एक होती है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, एक होती है इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। अब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, आप डायरेक्टली किसी को देख रहे हो और जिसको आप देख के सीख रहे हो उसको हम मॉडल बोलते हैं, ठीक है। ऑब्जर्विंग अदर कॉल्ड एज मॉडल डायरेक्टली, वाइल इट्स, और इनडायरेक्ट में क्या है, आप दूसरों के एक्सपीरियंस के बारे में सुनते हो।
दिस काइंड ऑफ इनडायरेक्ट, और ये जो इनडायरेक्ट लर्निंग है ना, इसको हम बोलते हैं विकेरियस लर्निंग, ठीक है। दिस काइंड ऑफ इनडायरेक्ट लर्निंग इज नोन एज विकेरियस लर्निंग। जब आप दूसरों के एक्सपीरियंस को सुन के आप कुछ सीख रहे हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए कि सपोज यू वांटेड टू गो ऑन अ ट्रिप टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब आप किसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जाना चाह रहे थे, तो आपका फ्रेंड ऑलरेडी वहां पे गया था, उसने बोला था भाई छतरी या लाइक रेनकोट ले लेना, क्योंकि वहां पे कभी भी बारिश हो जाती है, ठीक है। तो अब आप चांसेस है कि आप उसकी बात को मानोगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी कर चुका है, तो आप उसके एक्सपीरियंस से सीख रहे हो। दिस काइंड ऑफ लर्निंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विकेरियस लर्निंग, ठीक है। अब जो हमने चाइल्ड की एक एक्सपेरिमेंट की बात की थी ना, बोबो डॉल वाली, वो यहाँ पे बोबो डॉल है, और यहाँ पे लाइक 3 से लेकर 6 साल के बच्चों का मतलब 72 बच्चों को लिया था हमने, और 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। उसमें क्या है, पहले इसमें से एक था कंट्रोल ग्रुप और 2 थे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब कंट्रोल ग्रुप में क्या था कि कंट्रोल ग्रुप को एक मूवी दिखाएगी जहाँ पे जो मॉडल है, मतलब ऑब्जर्वर है, वो डॉल के साथ फाइट करता है, ठीक है, मतलब उसको लड़ता है उसके साथ। बट मैं आपको एक कंटेक्स्ट दे देता हूँ, यहाँ पे एक एग्रेसिव बिहेवियर के बारे में बताया था। हाँ, Bandura and his colleagues conducted an experiment on children to investigate the role of observation and imitation in learning social behavior such as aggression। मतलब ये जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, एक्चुअली ये किया किस लिए था, ताकि वो देख सके कि जो ऑब्जर्वेशन है और इमिटेशन है, इमिटेशन मतलब हम जब किसी को देख के नकल उतारते हैं उसकी, सो उसका सोशल बिहेवियर में क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे ये सोशल बिहेवियर जैसे एग्रेशन हो गया। अब दे सिलेक्टेड 72 चिल्ड्रन, उन्होंने वही जो मैंने बोला कि लाइक 72 चिल्ड्रन को लिया, 3 से 6 साल के बच्चों को, एंड 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। एक कंट्रोल था, 2 एक्सपेरिमेंटल थे। तो जो पहला ग्रुप था उनको एक मूवी दिखाएगी विद एन एग्रेसिव मॉडल, और जहाँ पे वो क्या बोलते हैं बीट कर रहा था, हिट कर रहा था और अब्यूज कर रहा था बोबो डॉल को। एंड अदर एक्सपेरिमेंट जो था उसमें दिखाया नॉन एग्रेसिव मॉडल। नॉन एग्रेसिव मॉडल वाज शोन, वो शांति से खेल रहा था उस बोबो डॉल के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंट्रोल ग्रुप, वेयर एज इन कंट्रोल कंडीशन चिल्ड्रन, और जो कंट्रोल कंडीशन में चिल्ड्रन थे उनको ना कोई किसी भी तरह की मूवी नहीं दिखाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे देखा गया कि जो फर्स्ट ग्रुप था जिनको हमने एग्रेसिव वाली मूवी दिखाई थी, तो वहाँ पे द चिल्ड्रन हु वर एक्सपोज टू एग्रेसिव मॉडल इमिटेटेड द मॉडल्स बिहेवियर, उन्होंने भी वो मॉडल का बिहेवियर को इमिटेट किया, मतलब उन्होंने पंच किया, हिट किया और बोबो डॉल को मारने लगा, जो भी एब्यूसिव वर्ड्स का यूज कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इन कॉन्ट्रैक्ट वो जो सेकंड ग्रुप था जिनको दिखाया कि पीसफुली वो खेल रहे थे बोबो डॉल से, तो वहां पे उन्होंने नॉन एग्रेसिव बिहेवियर चूज किया, उन्होंने डिड नॉट डेमोन्स्ट्रेट एनी एग्रेशन, उन्हें कोई भी ऐसा कोई एग्रेशन वाला नहीं दिखाया, ठीक है। सो इसकी वजह से हमें समझ आया दिस वाज अ लैंडमार्क स्टडीज इन साइकोलॉजी। इट सजेस्टेड दैट ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लर्निंग। तो तो ये जो ऑब्जर्वेशन है और इमिटेशन है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग में। अब प्रोसेस कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं ऑब्जर्वेशन लर्निंग में? 4 प्रोसेस: अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन, मोटिवेशन। अटेंशन मतलब कि वन नीड टू फोकस, उसको अपना पूरा अटेंशन देना पड़ता है मॉडल पे। ये प्रोसेस जो होता है इन्फ्लुएंस होता है किससे? एक तो मॉडल के कैरेक्टरिस्टिक से, मॉडल का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या प्रॉपर्टीज है, मतलब जैसे वो लड़ रहा था, मार रहा था, एब्यूज कर रहा था। एंड एक था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का खुद का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें भी ये चीज वर्क करती है, ठीक है। तो अटेंशन हो गया। सेकेंड आ गया रिटेंशन, कि इट इज इम्पोर्टेंट कि वो कितना याद कर सकता, इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर द ऑब्जर्व बिहेवियर फॉर फ्यूचर रिप्रोडक्शन, कि जो ऑब्जर्वेंट है वो कितना ऑब्जर्व कर रहा है उस बिहेवियर को, ताकि वो उसको रिमेम्बर कर पाए, ताकि फ्यूचर में रिप्रोड्यूस कर सके उस बिहेवियर को, अगेन मतलब रिपीट कर सके। सो यहाँ पे ये मेमोरी पे डिपेंड करता है। दिस प्रोसेस डिपेंड्स ऑन वन एबिलिटी टू रिहर्स एंड मेंटली रिप्रेजेंट द ऑब्जर्व बिहेवियर, कि कोई कितनी अच्छी तरह से रिहर्स कर सकता है और मेंटली रिप्रेजेंट कर सकता है उस बिहेवियर को जो उसने देखा। देन प्रोडक्शन, थर्ड स्टेप आ गया प्रोडक्शन। लर्न बिहेवियर इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जर्वर, तो ये बिहेवियर जो है उसने ऑब्जर्वर प्रोड्यूस करते हैं। हाउएवर प्रोडक्शन, लेकिन जो प्रोडक्शन है रिटेन बिहेवियर पे डिपेंड करता है किसी की कैपेबिलिटी टू परफॉर्म अ टास्क। जैसे कि आपने किसी को गिटार बजाते देखा, ठीक है, आप पूरे ध्यान से देख रहे हो और ट्राई कर रहे हो उसने क्या क्या किया, बट अगेन आपने कभी खुद से प्रैक्टिस नहीं किया, तो चांसेस आर कि आप ऐसा सेम इमिटेट नहीं कर पाओगे, सेम नकल नहीं मार पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपकी स्किल पे भी डिपेंड करता है कि कितना आप में वो उसमें वो चीज करने का, वो बिहेवियर करने का स्किल आप में ऑलरेडी मौजूद है। देन लास्ट इज मोटिवेशन, एन ऑब्जर्व बिहेवियर विल बी परफॉर्म्ड ओनली व्हेन देयर इज एन एप्रोप्रिएट मोटिवेशन,
और ये जो जो हमने कोई भी अगर बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं तो क्या उसके पीछे मोटिवेशन है या नहीं है। अगर मोटिवेशन होगा तभी हम वो जो देखिए उस चीज को रिपीट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है। सो मोटिवेशन या रीजन मतलब सो अब एग्जाम मतलब अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो अभी मेरे को बस ये फिल इन द ब्लैंक्स एक एक करके आंसर दे देना। लाइक इन केस आप लोग हो देख लेते कितने सब एक ही है, बाकी सब चलेंगे। ओके। सो मैं प्लीज आंसर दे देना। फिल इन द ब्लैंक्स। द मेन प्रोपोनेंट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वाज, मेन प्रोपोनेंट कौन थे ऑब्जर्वेशन लर्निंग का? प्रोपोनेंट मतलब कोई बंदा था? नहीं नहीं, प्रोपोनेंट मतलब कि किसने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के बारे में बताया। ऑब्जर्वेशन नहीं है, नाम तो नहीं है। पर्सन पर्सन पर्सन, अभी यहाँ पे पर्सन के बारे में हमने पढ़ा ना, ऑब्जर्वेशन लर्निंग के बारे में। सो ऑब्जर्वेशन लर्निंग किसने की थी? एल्बर्ट बंडूरा ने। ठीक है। ओके। हाँ। ठीक है। अब बाकी चलो नाम का सोच सकते हैं, लेकिन बाकी आंसर दे रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ डैश involves breaking a task into smaller steps and then teaching these steps in a sequence or chain। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें हम किसी भी टास्क को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, देन उसको एक सीक्वेंस या चेन में सिखाते हैं। ये ये किसी लर्निंग का टाइप? हाँ ये क्या? किसी लर्निंग का टाइप है? हाँ हाँ, लर्निंग का टाइप है। अभी हमने पढ़ा था ये। मैं आपको चलो हिंट देता हूँ, इन केस आप देखते हैं क्लूज कितने रिमेम्बर कर पाते हो। सो हिंट है कि ये प्रिंसिपल है एक, और ये है ओपेरेंट कंडीशनिंग या ओपेरेंट लर्निंग का। ठीक है। है? प्रिंसिपल है। मेरे सामने बुक नहीं खुली, नहीं तो देख कर बता देता। देख के नहीं बताना है, देखो बात देखने की नहीं है, वो चीज है कि आपको क्या समझ आया कितना नहीं याद है उस पर टेस्ट, मतलब वो उतना ही टेस्ट है और कुछ नहीं। मेन बात है आपका अटेंशन की भी टेस्ट हो रही है एक तरह से, कि हाँ क्या कितना अटेंशन तो तक। बहुत खराब। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, चेनिंग प्रोसेस। चेनिंग हमने क्या किया था, दो चीजें पढ़ी थी, एक था शेपिंग एक था चेनिंग। शेपिंग में क्या करते हैं हम, जो सिमिलर क्या, क्या बोलते हैं, सक्सेसिवली क्लोजर अप्रोक्सीमेशन में किसी टारगेटेड बिहेवियर का होता है। ठीक है। और चेनिंग में क्या होता है, बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में करते हैं, डिवाइड कर देते हैं एंड उसको सीक्वेंस में फॉलो करते हैं। एंड ओके। एक सेकेंड कोई आया है। अच्छा ठीक है। ओके। और इन अ डैश बिहेवियर, ऐसा कौन सा बिहेवियर है जिसमें लाइक इन अ डैश बिहेवियर इज रीइंफोर्स्ड आफ्टर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। किस चीज में हम जो बिहेवियर है उसको रीइंफोर्स करते हैं स्पेसिफिक नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज के बाद, मतलब इतने नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज होंगे फिर हम उसमें वो करते हैं। ये हिंट दूं, शेड्यूल है एक तरह का, रीइंफोर्समेंट शेड्यूल है। कौन सा है ये बताओ आप। नहीं यार। इन अ फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड रेशियो वाला ये वो है, शेड्यूल है। इसमें फिक्स्ड रेशियो की हमने बात की थी कि बिहेवियर इज रीइंफोर्स्ड आफ्टर अ अच्छा, स्पेसिफिक इसका नंबर। नाम ही फिक्स्ड रेशियो है? ओके ओके, ठीक है, ये तो पढ़ा है। हाँ पढ़ा था लेकिन याद नहीं। ओके। देन आपकी अटेंशन पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है। डैश इज, डैश कैन बी डिफाइंड एज द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। अगर मैं स्पीड में कुछ समझा रहा हूँ ना, मेरे को बता देना स्लो करने के लिए। डैश कैन बी डिफाइंड एज अ प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इन विच बिहेवियर। ऐसी क्या चीज है जिसमें, मतलब ऐसी क्या चीज को डिफाइन करते हैं वो प्रिंसिपल लर्निंग का, जिसमें हम बिहेवियर को मेंटेन रखते हैं या चेंज कर देते हैं थ्रू इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। कौन सी लर्निंग है ऐसी जिसमें हम पॉजिटिव या कॉन्सिक्वेंसेस के बेस पे, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस के बेस पे उसको चेंज करते हैं। एक्चुअली नाम नहीं, जो मैंने अभी डेफिनेशन आपको डिस्क्राइब की उसी में आंसर है। कौन सी? इसमें कॉन्सिक्वेंसेस के बेस पे चेंज कर देते हैं। लर्निंग तो दो ही है ना अपने में। देखो एक था लर्निंग बाय एसोसिएशन, हाँ। सेकंड वाली कौन सी थी? आ, आप बताओ। ओपेरेंट लर्निंग, जिसको हम बोलते हैं लर्निंग बाय हाँ कॉन्सिक्वेंस। हाँ हाँ, ठीक है, ओपेरेंट था वो चूहे वाला। हाँ, और चूहे वाला नहीं, उसमें मल्टीपल एग्जांपल्स थी। लाइक सो अब लास्ट वाला क्या है, फिफ्थ, डैश रेफर्स टू वन लर्न रिस्पॉन्सेज टू नॉट टू टेक एनी अप्रोप्रिएट एक्शन। अब ऐसा कौन सा लर्न रिस्पॉन्स है जिसकी वजह से क्या बोलते हैं, कोई भी एक्शन को
that response to not to take any appropriate action to avoid. हम ऐसा कौन सा मतलब ऐसी क्या चीज है जिसमें हम रिस्पॉन्स ऐसा देखना सीखते हैं कि कोई एक्शन को अवॉइड करेंगे ताकि हम किसी स्टिमुलाई जो हमें अनडिजायर्ड स्टिमुलाई है उसको अवॉइड कर सके. अब ये भी लाइक ओपेरेंट और इसमें कोई एक्शन नहीं ले रहा है हाँ एक्शन नहीं ले रहा है. तो ऑपरेंट में तो एक्शन एक्शन लेता है ना सीखकर. हाँ ऑपरेशन वाला नहीं है, ये नेक्स्ट है उसके अगले वाला. अच्छा. नहीं मतलब ये ऑपरेंट का ही है लाइक या ये ऑपरेंट का ही है. उसमें हमने एक और चीज पढ़ी थी दो तरह के वो किए थे ना बिहेवियर. मतलब जहाँ पे पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस होगा वहाँ पे रीइंफोर्समेंट होगी और जहाँ पे नेगेटिव होगा वहाँ पे क्या होगा. वही आंसर है इसका. बताओ मिला नहीं. मुझे कैसे मिलेगा, मेरी बुक ही नहीं है. अरे बुक नहीं, मेरा मतलब याद नहीं आया. याद तो मुझे कुछ नहीं. मतलब अब याद हो गया पर वैसे. ओके इसका आंसर लेकिन थोड़ा सा चेंज है. जो क्या बोलते हैं मतलब दोनों सूट कर सकते हैं वैसे तो. ये क्लासिकल कंडीशनिंग का एक एग्जांपल है जहाँ पे डैश रेफर्स टू वंस लर्नड रिस्पॉन्स. मतलब वो अच्छा ठीक है मैं आपको एक्सप्लेन नहीं ढंग से किया था ये चीज कि डैश ऐसा क्या चीज रेफर करता है जिसमें एक ऐसी चीज ऐसा रिस्पॉन्स देना सीख जाता है कि वो कोई एक्शन ही ना ले ताकि वो क्या बोलते हैं स्टिमुलाई को अवॉइड कर सके. अच्छा तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग में होता है. हाँ क्लासिकल कंडीशनिंग. और उसका थर्ड एक्सपेरिमेंट है. फर्स्ट वाला पैवलोस डॉग था, सेकंड वाला वो था लिटिल एल्फ्रेड. हाँ थर्ड वाला भी डॉगी था कोई. हाँ डॉगी था. और डॉगी में क्या किया था डॉगी ने. डॉगी के साथ क्या हो रहा था. दीवार रखी थी. दीवार रखी नहीं थी. डॉगी में दीवार नहीं रखी थी. मतलब दीवार तो थी बट वहां पे उसको करंट्स दी जा रही थी. ठीक है हाँ. तो हमने उसको इतना करंट दिया कि उसके बाद उसने क्या बोलते उस करंट से बचने की लाइक अच्छा. वो जो क्या बोलते हैं लाइक उसका एवर्सिव स्टिमुलाई क्या हुआ कि ऐसा चीज मतलब कि जिससे वो उसको नुकसान हो रहा था फिर भी उससे बचना उसने छोड़ ही दिया. तो ये एक ऐसा रिस्पॉन्स सीख लिया. उसको बोलते हैं लर्न हेल्पलेसनेस. हाँ याद आ गया लर्न. तो ठीक ये है. था हमारा ये चीज. देन कॉग्निटिव लर्निंग क्या होती है. कॉग्निटिव लर्निंग वो होती है लाइक इट रेफर्स बिहेवियर बेस्ड ऑन सिंपल स्टिमुलस रिस्पॉन्स. अब यहाँ पे क्या है बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने प्रपोज किया कि जो लर्निंग बिहेवियर का दैट एक्सप्लेनेशन ऑफ लर्निंग बिहेवियर जो एक्सप्लेनेशन है लर्निंग बिहेवियर की बेस्ड किस पे स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन पे वो सही नहीं है. सिंस क्योंकि बोथ ह्यूमन एंड एनिमल पोजेस ब्रेन दोनों के पास दिमाग है. तो देयरफॉर लर्निंग के लिए हमें हायर मेंटल प्रोसेसेस की जरूरत होती है. ठीक है इसके बिना हम लर्निंग नहीं कर सकते. सो लर्निंग बेस्ड अगर लर्निंग बेस्ड होती है कॉग्निटिव प्रोसेस पर तो हम उसको बोलते हैं कॉग्निटिव लर्निंग. ठीक है अब इसमें दो तरह की लर्निंग के बारे में बताया गया है. एक लेटेंट लर्निंग है और एक है इनसाइट लर्निंग. लेटेंट लर्निंग में क्या होता है. लेटेंट लर्निंग के बारे में जिसने लाइक बोला था वो था टॉलमैन. सो टॉलमैन ने मेनली इसके बारे में बताया था. और इवन दो ही वाज बिहेवियरिस्ट जो मेन बात है इन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट. ओके टॉलमैन ने क्या बोलते हैं बहुत से सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए रैट्स पे और डेमोन्स्ट्रेट किया कि लर्निंग कैन टेक प्लेस. लर्निंग जो होती है वो विदाउट इमीडिएट रीइंफोर्समेंट के भी हो सकती है. मतलब तुरंत उसका रिजल्ट नहीं दिखेगा लेकिन लर्निंग एक्चुअली हो चुकी होगी. ठीक है अब यहाँ पे टॉलमैन ने क्या बोला जैसे कि ये मेज है. यहाँ पे आप देख रहे हो रैट यहाँ से स्टार्ट किया. ठीक है और यहाँ पे खाना रख दिया. अब इसने क्या किया इसने 3 ग्रुप्स बनाए. ठीक है रैट्स का एक्सपेरिमेंट जिसमें फर्स्ट ग्रुप का नाम था रिवॉर्ड ग्रुप. सेकंड ग्रुप का नाम था नो रिवॉर्ड ग्रुप एंड थर्ड का नाम था नो रिवॉर्ड और रिवॉर्ड ग्रुप. मतलब पहले वाले को रिवॉर्ड दे रहे हैं दूसरे वाले को नहीं दे रहे हैं और तीसरे वाले को पहले नहीं दे रहे हैं रिवॉर्ड लेकिन बाद में दे देते हैं. तो फर्स्ट ग्रुप में हमने क्या देखा कि जो प्लेस्ड हंग्री रैट थे वो क्या बोलते हैं जो इसको हमने कॉम्प्लिकेटेड मेज मतलब एक बहुत से मुश्किल से मेज में रख दिया भूल भुलैया में. एंड फिर बाद में
जिसमें लास्ट में हमने क्या रख दिया था, खाना, और जो सेकंड ग्रुप था उसमें खाना नहीं रखा था। ओके, ये चीज मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ। देन अब रिजल्ट्स ने क्या बताया, रिजल्ट्स ने ये बताया कि जो फर्स्ट ग्रुप था उनको सबसे कम टाइम लगा इसको लाइक क्या बोलते हैं मेज को कंप्लीट करने में, और जितने बार उसको डालते गए उन क्या बोलते हैं उनका रिस्पॉन्स इंप्रूव होते गया। मतलब इसको जो कंप्लीट करने का जो टाइम था वो इसको लाइक कम से कम कम होते गया और अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते गए। ठीक है, जो फर्स्ट ग्रुप था जिसको फूड मिल रहा था, क्योंकि उसको याद भी कर रहा था कि कहाँ से कहाँ का रास्ता है। ठीक है, तो धीरे धीरे वो चीज सीख रहा था, और जब सीखते गया तो वो उस चीज को तुरंत कर सकता है। सेकंड था नो रिवॉर्ड ग्रुप, वहां पे खाना नहीं था, तो ये लोग ट्राई कर रहे थे एंड देन एंड पे पहुंचते भी थे तो कोई खाना कुछ रिवॉर्ड नहीं था। ठीक है, देन अगेन इन्होंने किया, सो सीख तो रहे थे ये भी क्या बोलते हैं लाइक कि मेज को कैसे करना है, लेकिन कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं दिखी। थर्ड ग्रुप था, उनको 10 ट्रायल्स पे पहले 10 ट्रायल में खाना नहीं मिला। ठीक है, लेकिन 11 ट्रायल में हमने एंड में फूड रख दिया। अब हमने इसने जैसे इसको खाने की स्मेल आई तो ये लोग इन्होंने जल्दी वो चीज मतलब मेज को जल्दी कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब ये चीज क्या बताता है कि इन्होंने क्या क्या बोलते हैं यहाँ पे इंटरेस्टिंगली रैट्स ऑफ द थर्ड ग्रुप इनिशियली आल्सो शोड वेरी स्लाइट इंप्रूवमेंट। पहले तो उन्होंने स्लाइट इंप्रूवमेंट थोड़ी सी ही इंप्रूवमेंट शो की थी, बट जैसे ही खाना मिला their performance improved dramatically, and in fact it was on par with the performance of rats of the first group। और साथ ही वो क्या बोलते हैं जो क्या बोलते हैं फर्स्ट ग्रुप था उसकी परफॉर्मेंस के इक्वल आ गया। मतलब उनको तो स्टार्टिंग से मिल रहा था ना, तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत हाई होगी, बट यहाँ पे अगर इनको जब दिया गया खाना तो इन्होंने देखा कि इनका भी परफॉर्मेंस उनके आसपास ही पहुंच गया, मतलब बिल्कुल आसपास, ऐसे गैप नहीं था। ठीक है, सो इस चीज को हम बोलते हैं दिस चेंज इन बिहेवियर वाज एट्रीब्यूट टू लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग मतलब लेट, नाम से ही पता चल रहा है वो लर्निंग जो एक्चुअली लेट हुई है, मतलब पहले से तो हो चुका था। लर्निंग टेक्स प्लेस बट डज नॉट एक्सप्रेस अंटिल द सिचुएशन फॉर इट्स कंडक्टिव। तो तब तक वो लर्निंग एक्सप्रेस नहीं करती खुद को जब तक वो कंडक्टिव ना हो। ठीक है, तो ये था लेटेंट लर्निंग का बात। अब इनसाइट लर्निंग क्या है? इनसाइट लर्निंग, अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग का हमने किया था स्टेजेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग में, तो उसमें थर्ड स्टेज होता है इल्यूमिनेशन। तो इल्यूमिनेशन और इनसाइट लर्निंग ऑलमोस्ट सिमिलर ही, अगर बेसिक कंसेप्ट समझोगे तो। इसमें क्या है, ये किसने दिया था, गिवन बाय फाउंडर्स ऑफ गेस्टल्ट साइकोलॉजी। गेस्टल्ट साइकोलॉजी के फाउंडर ने ये दिया था, जिसका नाम है वोल्फगैंग खोलर। अब इसने क्या बोला कि इनसाइट लर्निंग रेफर्स टू द सडन रियलाइजेशन। जो इनसाइट लर्निंग है वो सडन रियलाइजेशन पे है ऑफ अ प्रॉब्लम सोल्यूशन, किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन, मतलब सडन रियलाइजेशन, अचानक से आपको आंसर पता चल जाता है। खोलर ने प्रपोज किया कि हर तरह की लर्निंग डिपेंड नहीं होती कि ट्रायल एंड एरर, मतलब आप गलती करते हो फिर सीखते हो, फिर गलती करते हो फिर इंप्रूव करते हो। जरूरी नहीं कि ट्रायल एंड एरर पे हो या कंडीशनिंग, जैसे कुत्ते को हमने कंडीशन करते हैं ये चीज करो ये होगा, ये चीज करो ये चीज होगा, तो जरूरी नहीं है कि हर तरह की लर्निंग इन दोनों पे बेस्ड हो। ठीक है, वी यूज, तो हम अपने कॉग्निटिव प्रोसेस का यूज करते हैं ताकि सीख सके। और कॉग्निटिव प्रोसेस वी यूजुलाइज द प्रॉब्लम, हम विजुलाइज करते हैं कि ओके क्या प्रॉब्लम है, देन सोल्यूशन उसका क्या इंटरलिनरी है। even though this learning take place implicitly but the change in the behavior is long lasting। तो लाइक ये जो लर्निंग है इम्प्लिसिटली तो होती है और इसका बिहेवियर जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। मतलब पहले ये क्लियर नहीं होता है, अंडरस्टैंड हो रहा है कि हाँ ये चीज मेरे को समझ आ रही है, बट क्या बोलते हैं वो इतना ध्यान उस समय समझ नहीं उस समय, मतलब लाइक इवन दो दिस लर्निंग टेक प्लेस इम्प्लिसिटली बट द चेंज, लेकिन ये जो बिहेवियर में चेंज आता है ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। और इस चीज को प्रूव करने के लिए क्या बोलते हैं सीरीज लाइक चिंपैंजीज पे क्या बोलते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट किया, जो जिनका लाइक हमारे डीएनए के साथ ह्यूमन डीएनए के साथ 99 सिर्फ 1% का डिफरेंस है। ठीक है, हमारे डीएनए और चिंपैंजी के डीएनए। तो उन्होंने एक एग्जांपल क्या करी कि चिंपैंजी को एक केज पे रखा और फिर ऊपर केला रख दिया। चिंपैंजी ने एक दो बार ट्राई किया वो केला निकालने का, लेकिन वो नहीं कर पाया, फिर उसको छोड़ दिया। अब चिंपैंजी ने एक दो बार ट्राई किया, उसको नहीं मिला, तो बाद में वो अपना खेलने लगा, मस्त हो गया। तो उसने ना ये बॉक्सेस का यूज कर रहा था, खेलने लगा। अब यहाँ पे लाइक इनसाइट लर्निंग क्या हुई, अचानक से मे भी उसको समझ आ गया होगा, तो उसने क्या किया बॉक्स को असेंबल किया ऐसे करके एक मतलब स्टेयरकेस बना दिया और फिर इस पे खड़े होके बाद में केला ले लिया। ठीक है, सो खोलर आर्ग्यूड दैट इंटरनल प्रोसेस दैट लीड्स टू, ये जो इंटरनल प्रोसेस था चिंपैंजी में ताकि उसने बॉक्सेस का यूज किया, इसको ये एक एग्जांपल है इनसाइट लर्निंग का। ठीक है,
और या फिर दूसरा एग्जांपल है आर्किमिडीज आर्किमिडीज का यूरेका मूवमेंट, जिसमें आर्किमिडीज को पता चल जाता है कि ओके ये जो क्राउन है गोल्ड क्राउन ये प्योर गोल्ड का नहीं है, ठीक है। इसके बारे में आप खुद से सर्च कर लेना अगर इंटरेस्टेड हो तो। और थर्ड एग्जांपल दी गई है जैसे ग्रेविटेशनल, इसाक न्यूटन ने बोला ग्रेविटेशन तो हमेशा से थी, बट उसको सडन इंसाइट आया ओके ठीक है एप्पल फॉल हो रहा है, इसके पीछे कुछ तो लॉजिक है। क्या लॉजिक है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ये यूरेका मूवमेंट तो लॉ ऑफ बॉयंसी के ऊपर था ना, यूरेका आर्किमिडीज। मूवमेंट लॉ ऑफ बायोंसी के पता नहीं, बट यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है यूरेका मूवमेंट या आहा मूवमेंट भी बोलते हैं इसको, जब आपको अचानक से आइडिया आ जाए तो उसको बोलते हैं हाँ यूरेका हाँ। मूवमेंट। नहीं, उसकी एक स्टोरी थी कि आर्किमिडीज एक बार बाथटब में या कहीं था, हाँ हाँ फिर हाँ, उसको वही अचानक से रियलाइजेशन। हाँ वही एग्जांपल मैं दे रहा था, ये जो आर्किमिडीज का है ना ये वही एग्जांपल है, ओके। ठीक है। तो बायोंसी आपने बोला ना, एक्चुअली आप फिजिक्स में चले गए हो तो बायोंसी वर्ड मेरे को याद नहीं आया। सो या सेम एग्जांपल ही है। देन स्ट्रेटजीज इन लर्निंग एंड इमेजिन, अब अच्छा अब कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होती है जिससे हम सीखते हैं किसी चीज को? तीन तरह की है, इमेजरी, रिहर्सल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब मेंटल इमेजरी क्या होता है यहाँ पे? कॉग्निटिव एंड अब फाइंडिंग्स ने सजेस्ट किया कि जो लर्निंग है वो इम्प्रूव की जा सकती है यूजिंग द कौन कौन से मेथड का इस्तेमाल करते हुए? इमेजरी, रिहर्सल, ऑर्गेनाइजेशन, इसी का। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं हाउ मेनी विंडोज आर इन योर हाउस, ठीक है, आप क्या करोगे? दिमाग में पिक्चर बनाओगे, अच्छा कौन कौन सी विंडोज है, कितनी, कहाँ पे, तो वहाँ पे आपने एक दीवार बनाई। देन हाउ मेनी वॉवल्स आर इन द स्पेलिंग ऑफ 100, 100 के स्पेलिंग में कितने वॉवल्स यूज हुए? आप क्या करोगे? दिमाग में 100 लिखो, HUNDRED, अच्छा कितने यूज है? यू हुआ है, ई हुआ है, ई हुआ है, अच्छा 3 हुआ है, ठीक है, इस हिसाब से। तो आपने मेंटल इमेज बनाई, तो ये मेंटल इमेजरी क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपने मेंटल इमेजेस का यूज किया। सो हेयर मेंटल इमेजरी हैज हेल्प यू इन आंसरिंग दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पे मेंटल इमेज ने आपको ये मदद की कि आप कैसे आंसर कर सको इसका। विदाउट, अगर आपकी ये एबिलिटी नहीं होती कि आप मेंटल इमेजेस प्रोड्यूस कर सकते, तो आप इनका आंसर दे ही नहीं पाओगे करेक्टली, ठीक है। स्टडीज हैव सजेस्टेड दैट इफ यू आर एबल फॉर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूस, सो स्टडीज ने बताया कि दैट अगर हम कैपेबल होते हैं मेंटल इमेजेस को प्रोड्यूस करने के ऑफ द इंफॉर्मेशन टू बी रिमेम्बर्ड, जिस इंफॉर्मेशन को हमें याद करना हो, तो हम क्या बोलते हैं जो हमारी लर्निंग होती है ना वो और भी एफिशिएंट हो जाती है। तो यहाँ पे इसीलिए हम इसको कैसे एग्जाम्पल, अगर मतलब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है अगर आ जाए तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो? दैट मेंटल इमेजरी कैन बी डिफाइंड एज वंस एबिलिटी टू विजुअलाइज द सिचुएशन और इंफॉर्मेशन मेंटली, ठीक है, ये प्रॉपर डेफिनेशन है। अब डेवलपमेंट स्टडीज में यहाँ पे क्या बोलते हैं स्टडीज, अब यहाँ पे इसके ना दो मेथड्स दिए गए, ठीक है, कि ये जो मेंटल इमेजरी है ये दो तरह से, रीडिंग द इंफॉर्मेशन टू बी रिमेम्बर्ड एंड मेंटली फॉर्मिंग अ पिक्चर ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, मतलब कि आइदर आप किसी इंफॉर्मेशन को रीड करो ताकि आप याद कर सको, एंड सेकंड इज मेंटल फॉर्मिंग अ पिक्चर ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, और दिमाग में एक मेंटल इमेज बनाते हो उसके उसको याद करने के लिए। तो यहाँ पे 2 स्टेप्स बताए हैं ये मेंटल इमेजरी के। इफ मेंटल इमेज कंटेन ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, अगर हमारी मेंटल इमेज में सारे इंफॉर्मेशन है जो जो चाहिए किसी चीज को एक्यूरेटली लर्न करने के लिए, तो क्या बोलते हैं फर्दर रीडिंग मोर फ्रॉम बुक और सोर्स हैविंग अ लॉट ऑफ आल्सो हेल्पिंग फॉर्मिंग इमेज। ऑल्सो अगर कोई क्या बोलते हैं, अगर आप किसी बुक से या सोर्सेज से पढ़ रहे हो जिसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स है, वो भी हमें क्या बोलते हैं हेल्प करते हैं मेंटल इमेजेस फॉर्म करने में, एंड दस इम्प्रूव और हमारी लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं। सेकंड टाइप क्या आ गया? पहला था मेंटल इमेजरी, थर्ड है रिहर्सल, सॉरी सेकंड है रिहर्सल। रिहर्सल में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है मेंटेनेंस रिहर्सल, एक होता है इलेबोरेटिव रिहर्सल। ज्यादातर लोग जब किसी पेपर की तैयारी के लिए पढ़ते हैं ना, मतलब बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो ज्यादातर मेंटेनेंस रिहर्सल का यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, in maintenance rehearsal information is simply repeated a number of times without understand the underlying meaning to keep it in the memory, मतलब हम जो याद करना है, अब मान लो तो मेरे को रिहर्सल के बारे में करना है, ठीक है, मैं इसको समझने के बजाय क्या कर रहा हूँ, रिहर्सल रेफर्स टू द रिपीटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, रिहर्सल रेफर टू द, मतलब मैं इसको रिहर्स किया जा रहा हूँ पर मेरे को मतलब नहीं पता है इसका, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं मेंटेनेंस रिहर्सल, जिसको हम अगर दूसरी भाषा में क्रैमिंग भी बोलते हैं, रट्टेबाजी बोलते हैं कि रट्टा मार के आ गए, ठीक है।
तो ये वो चीज हो गया। एंड देन सेकंड जो टाइप है वो क्या है, इलेबोरेटिव रिहर्सल। इलेबोरेटिव मतलब किसी चीज को इलेबोरेट करना। तो यहाँ पे इस मेथड, ये लर्निंग के मेथड में क्या करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है हम उसको एक अटेम्प्ट करते हैं ताकि हम उसको इलेबोरेट कर सके, आइदर बाय अंडरस्टैंडिंग, या तो उसके उसका क्या अंडरलाइन मीनिंग है, या बाय मेकिंग मीनिंगफुल कनेक्शन, या तो उसको दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ एक मीनिंगफुल कनेक्शन किया और लिंक किया दोनों का। अच्छा ठीक है, इसका पहले ये था और इसके साथ ये रिलेशन हमने बना दिया, फिर हम उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके से हम इलेबोरेटिव रिहर्सल करते हैं। और स्टडीज है, और स्टडीज ने दिखाया है कि जो जो क्या बोलते हैं, ये जो इलेबोरेटिव रिहर्सल है ये ज्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू मेंटेनेंस रिहर्सल, क्योंकि वहां पे आप किसी चीज को मतलब कोई आपको समझ नहीं उस चीज की, खाली याद करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप उसको समझ के याद कर रहे हो, तो चांसेस है कि आप इसको अच्छे से समझो। ठीक है, और ये जो इलेबोरेटिव रिहर्सल से इंफॉर्मेशन हम लर्न सीखते हैं, ये ज्यादा लंबे समय के लिए हमारे दिमाग में रहती है। ठीक है, और इलेबोरेटिव रिहर्सल करने का एक आसान तरीका क्या है, इलेबोरेटिव इंटेरोगेशन। अब इलेबोरेटिव इंटेरोगेशन मतलब आपने कुछ सीखी, कोई चीजें सीखी, आपने इन्फॉर्मेशन उसका मतलब समझा, अब आप अपने से ही सवाल करोगे कि अच्छा ठीक है क्या चीज है, ये चीज क्या होती है, ये चीज क्या होती है। तो जब आप वो सवाल कर रहे हो आप उसका आंसर दे रहे हो, एंड देन आप उसको मतलब वो चीज आप इफेक्टिवली लर्न कर रहे हो। ठीक है, आस्किंग व्हाई क्वेश्चन फॉर द इन्फॉर्मेशन टू बी रिमेम्बर्ड एंड देन जनरेटिंग एन आंसर, जैसे मैंने बताया। थर्ड स्टेज इज ऑर्गेनाइजेशन। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि लाइक अगर कोई मेंटल लाइक वीडियोस होती है कि हाँ ये लोग इतने वर्ड्स याद कर लेते हैं, इतना बड़ा नंबर याद कर लेते हैं, वो कैसे होता है। अब दिस स्ट्रेटेजी ऑफ लर्निंग रिक्वायर्स रीऑर्गेनाइजेशन। वो जो स्ट्रेटेजी होती है ना रीऑर्गेनाइजेशन की होती है। दिस स्ट्रेटेजी ऑफ लर्निंग रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी रिमेम्बर्ड इन सच अ वे दैट वुड फैसिलिटेट द लर्निंग प्रोसेस। हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को रीऑर्गेनाइज करते हैं इस तरह से कि हम उसको अच्छे से याद कर सके, वो और वो हमें फैसिलिटेट कर सके ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपको ये याद करना है दिल्ली, ऑस्ट्रिच, लंदन, लुधियाना या ग्रीनविच आउट, आप इसको कैसे याद कर सकते हो, इतने सारे वर्ड तो याद नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, यू कैन आइदर लर्न दीज आइटम बाय मेकिंग सेपरेट ग्रुप, या तो हम एक सेपरेट ग्रुप बना देते हैं कि सिटी और एनिमल का, जैसे दिल्ली, लंदन, लुधियाना, ग्रीनविच। ठीक है, जगह हो गया। अब हमने एनिमल्स का बना दिया ऑस्ट्रिच, याक, आउल। ठीक है, तो अब मेरे को नहीं पता एक्चुअली ग्रीनविच प्लेस है या फिर एनिमल है, इसके बारे में नहीं पता, बट अभी मैं इसको प्लेस की तरह कंसीडर कर रहा हूँ। सो हमने इसको सेपरेट कर दिया, या तो ग्रुप्स में बांट के कर सकते हैं, या तो और यू कैन क्रिएट अ न्यू वर्ड, या तो आप एक नया नया वर्ड बना दो बाय टेकिंग द फर्स्ट अल्फाबेट फ्रॉम ईच वर्ड। हमने सबसे फर्स्ट अल्फाबेट लिया, यहाँ से डी ले लिया, ओ ले लिया, एल एल वाई ले लिया, गो ले लिया, तो इसका क्या नाम होगा, डॉलीगो। अब आप एक बार पढ़ोगे तो इसको याद करना आसान हो जाएगा। डी फॉर डॉली, ओ फॉर ऑस्ट्रिच, एल फॉर लंदन, एल फॉर लुधियाना, देन वाई था याक, देन गो फॉर ग्रीनविच, एंड ओ फॉर था आउट। ठीक है, तो अब मेरे को याद हो गया जल्दी, तो ये था डॉलीगो। इस हिसाब से दिस मेथड हेल्प इन इम्प्रूविंग लर्निंग इन 2 ways। अब ये मेथड हमें दो तरीके से लर्निंग में इम्प्रूव करता है। कैसे, पहला कि ये रेड्यूस कर देता है जो ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, उसको रेड्यूस कर लिया एक मैनेजेबल अमाउंट पे जिसको आप संभाल सको। मतलब ये संभालने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था तो हमने इसको डॉली गो कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मतलब लार्ज इन्फॉर्मेशन को चंक कर दिया एंड शॉर्ट कर दिया, एंड इट हेल्प्स इन रिट्रीविंग इन्फॉर्मेशन मोर एक्यूरेटली। और इसका दूसरा फायदा क्या है कि हम इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा अच्छे से रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो फायदे होते हैं इस चीज के। देन ऑर्गेनाइजेशन हो गया। आई एम लर्निंग इन डिजिटल वर्ल्ड। अब डिजिटल वर्ल्ड में लर्निंग कैसे वर्क करती है, लाइक अब हमने देखा कि कंप्यूटर, ये जो टाइम है कंप्यूटर और इंटरनेट का है। ठीक है, और यहाँ पे हर एक चीज इंटरनेट से कनेक्टेड है, इवन लर्निंग और एजुकेशन भी। तो यहाँ पे लाइक डिजिटल लर्निंग कैन बी, और डिजिटल लर्निंग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लर्निंग फैसिलिटेटेड बाय टेक्नोलॉजी दैट गिव स्टूडेंट सम एलिमेंट ऑफ कंट्रोल। मतलब वैसी लर्निंग जो टेक्नोलॉजी से फैसिलिटेट होती है, जो स्टूडेंट को इतना कंट्रोल देती है कि वो टाइम, प्लेस, पाथ और पेस डिसाइड कर सके खुद के लिए कि उसको कैसे पढ़ना है, कैसे सीखना है। Here is an important to elaborative term। यहाँ पे बताया कंट्रोल ओवर टाइम का मतलब क्या हुआ कि वो कभी भी, वो जरूरी नहीं कि 8 से 9 ही पढ़ना है, कभी भी ऐप है कभी भी खोल लेगा। देन कंट्रोल ओवर द प्लेस, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ बैठा है, घर में बैठा है घर में, पार्क में बैठा है पार्क में, कहीं भी बैठ के पढ़ सकता है। देन कंट्रोल ओवर पाथ, मतलब जरूरी नहीं है कि उसको एक पर्टिकुलर ही करना है कि अच्छा पहले मैं ये करूंगा, पहले ये फिर ये करूंगा।
कुछ भी पाथ फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन द पेडागोजी यूज्ड बाय द टीचर। जो टीचर यूज करता है जरूरी नहीं है कि वैसे करना है, अपनी मर्जी से कर सकता है, ठीक है। या फिर जो सॉफ्टवेयर है पाथ अवेलेबल है। देन कंट्रोल ओवर पेस। अब पेस में क्या है कि वो एक टॉपिक से ज्यादा मतलब उसकी वो खुद से डिसाइड कर सकता है कि मेरे को इस टॉपिक को समझने के लिए इतना टाइम देना है, इस टॉपिक को समझने के लिए बस इतना टाइम देना है, ठीक है। तो अपनी पेस है, अपने हिसाब से स्पीड कंट्रोल कर सकता है कि हाँ हमको कब तक कंप्लीट करना है, ठीक है। देन स्टडीज है। अब यहाँ पे ना दो रिजल्ट्स आई, जैसे लाइक डिजिटल लर्निंग भी। अब तीनों ने बोला कि यहाँ पे दो चीज, इसका फायदा भी है, इसका नुकसान भी है। अलग अलग स्टडीज भी दोनों ने अलग अलग रिजल्ट बताए। अब पहले फायदा की, अकॉर्डिंग टू द वन सेक्शन ऑफ द रिसर्च इज पॉजिटिवली इफेक्ट, ठीक है, पॉजिटिवली इफेक्ट करता है। लेकिन दूसरे कह रहे हैं कि लर्निंग में रुकावट लाता है। कैसे, दोनों समझते हैं। पहले हम पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में समझ लेते हैं। इन अ रिसेंट स्टडी इट वाज फाउंड दैट स्टूडेंट जिन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज किया था ताकि वो फिजियोलॉजी को पढ़ सके, टू स्टडी फिजियोलॉजी परफॉर्म्ड, उन्होंने परफॉर्म किया ज्यादा बेटर एकेडमिक्स में, मतलब उनके ज्यादा अच्छे मार्क्स वगैरह है। देन उन्होंने उनके कंपैरिजन में जिन्होंने डिजिटल हेल्प नहीं ली, कोई भी मदद नहीं ली, ठीक है। ये किसने बात कही थी? एली हरीरी एंड सॉरी एल हरीरी और अल हतामी ने 2020 में। नाउ अब क्वेश्चन आ जाता है कि बेटर फैसिलिटेट कैसे करता है, ठीक है। स्टडीज हैव सजेस्टेड दैट व्हेन लर्निंग टेक प्लेस इन शॉर्टर एंड फ्रीक्वेंट एपिसोड, जब जो लर्निंग होती है वो शॉर्टर शॉर्टर प्लेस में होती है और क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंटली, ज्यादा ज्यादा बार होती है, तो वहां पे वो चीज जो क्या बोलते हैं, देन इट लीड्स टू रिटेंशन ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। तो उससे क्या होता है, वो जो इन्फॉर्मेशन है ना हम उसको ज्यादा देर तक रिटेन कर पाते हैं, ठीक है। एंड ये बात किसने बोली थी? बेंजामिन ने। देन डिजिटल लर्निंग इनेबल्स, और डिजिटल लर्निंग स्टूडेंट को इनेबल करती है कि वो इन्फॉर्मेशन को फ्रीक्वेंटली लाइक क्या बोलते हैं मतलब फ्रीक्वेंटली गो थ्रू कर सके, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। बट ट्रेडिशनल में ऐसा नहीं होता, मतलब आपको बुक्स पहले खोलनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा। उसमें क्या है, आप गए सर्च किया तुरंत आ गया रिजल्ट्स, तो वहाँ पे वो चीज ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू हार्ड, मतलब अगर नॉन डिजिटल मेथड के बारे में जाए। तो ये जो फ्रीक्वेंट रिजल्ट है, ये जो फ्रीक्वेंट रिवीजन कर रहे थे ना इन्फॉर्मेशन की, इसकी वजह से उन्हें बेटर लर्निंग हो रही थी। अब पॉजिटिव के बारे में सीख रहे हैं। नेगेटिव कैसे है कि अगर विद द एडवांसमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर स्टडी में तो एडवांसमेंट हुई, लेकिन साथ में बहुत से सोशल नेटवर्किंग साइट्स आए, बहुत से एप्स आए एग्जिस्टेंस में। अब इससे क्या हुआ कि जो ये देखा गया कि जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना उनमें ज्यादा टास्क, मतलब उनकी टेंडेंसी ज्यादा थी कि वो मल्टीटास्क कर रहे थे। मल्टीटास्क मतलब बट विद अ नेगेटिव कॉन्नोटेशन। नेगेटिव कॉन्नोटेशन मतलब कि मल्टीटास्क मतलब ये नहीं कि कुछ ज्यादा फायदा हो रहा था उनको, इसका नुकसान ही हो रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया नेगेटिव कॉन्नोटेशन, ठीक है। अब यूएसए में स्टडी की थी जिसने सजेस्ट किया जो स्टडी ऑनलाइन करे वो क्या करते हैं, पढ़ते समय कभी इंस्टाग्राम खोल लिया, कभी क्या बोलते हैं फेसबुक खोल लिया, कोई भी सोशल साइट खोल ली, या फिर जैसे कभी शॉपिंग साइट्स पे चले गए अक्सर पढ़ते समय, यूजिंग बुक्स और प्रिंटेड मटेरियल, मतलब जो बुक्स वहाँ पे था वहाँ पे लिंक दिया तो आप तुरंत चेक करने लगोगे, ठीक है, तो वहाँ पे आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो वहाँ पे ये चीज एक तरह से नेगेटिव आई, ठीक है, कि हाँ जब आप ऑनलाइन पढ़ते हो तब आप डिस्ट्रैक्टेड भी रहते हो, ठीक है। मेरे समय, साथ यही हुआ। हाँ। मेरे साथ यही हुआ। तो ऑफलाइन पढ़ना स्टार्ट करो, बुक्स है ना वैसे। बुक्स हैं वो, मैं शिफ्ट किया तो कहीं डब्बे में पैक करके रख दी, अब निकालनी पड़ी। थोड़ा सा ढूंढ लो बिकॉज फायदा होगा, नहीं सीरियसली फायदा हाँ। होगा। एंड अब सर्वे क्या कहते हैं, सर्वे ने टीचर्स का सर्वे हुआ एक्चुअली, टू ताकि उनका परसेप्शन समझ सके कि आज की जनरेशन में क्या उनको लगता है, ठीक है, वो क्या परसीव करे। तो उन्होंने सर्वे में बताया है कि जो आज की जनरेशन है ना उनका लेस स्पेन ऑफ टाइम अटेंशन हो गया, मतलब बहुत कम अटेंशन है और आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, दस डायरेक्टली, और इसकी वजह से हमारे कंसंट्रेशन पे इफेक्ट हो रहा है नेगेटिवली, ठीक है। फर्दर डिजिटल रीडिंग, अब डिजिटल रीडिंग ने ये भी बताया कि जैसे यूजिंग ई बुक्स और यूजिंग किंडल, ई बुक्स या किंडल का हम इस्तेमाल करते हैं उसका भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है ऑन योर एबिलिटी टू गिव आंसर, आपकी एबिलिटी पे कि आप आंसर दे सको टू द एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन, एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन अगेन लाइक एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन को कैसे, लाइक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का आप ये देख लेना आपको से, अभी मेरे को एग्जैक्टली कुछ आंसर नहीं आ रहा यहाँ पे वर्ड। सो फर्दर इट प्रमोट्स हाइपर रीडिंग, और यहाँ पे हाइपर रीडिंग को भी प्रमोट, ये हाइपर रीडिंग को भी प्रमोट करता है, मतलब जो डिजिटल ई बुक्स पढ़ते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, रीडिंग that aims to conserve attention by quickly identifying relevant information so that only relatively few portions of a given text are actually read।
तो अब क्या होता है कि हम ई बुक्स लेते हैं ना, और ई बुक्स में हम टेबल ऑफ कंटेंट में गए, टेबल ऑफ कंटेंट में देखा अच्छा ठीक है ये चीज अच्छी है, या फिर मेरे को ये चीज जाननी है, तो हमने वो वाले पार्ट में गए और हमने बस डायरेक्टली उस पार्ट को ही पढ़ा, तो बाकी पूरी बुक पढ़ी नहीं। तो यहाँ पे उसको भी बोला गया कि हाइपर रीडिंग, मतलब जल्दी जल्दी रीड करते हैं और उन्हीं चीजों को मतलब स्मॉल पोर्शंस को रीड किया, पूरा एक्चुअली रीडिंग नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को बताया गया। अब इफ द mental image contains all the relevant information, then it will be less accurately learned, ठीक है। अगर मेंटल इमेज में सारी इंफॉर्मेशन होगी, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, क्या उसको लेस एक्यूरेटली सीख सकते हैं हम? ट्रू और फॉल्स? हेलो? false, फॉल्स, ठीक है, राइट, सही बोला। सेकंड, rehearsing refers to repeating of information over and over again to order to learn it। अब रिहर्सिंग का मतलब क्या होता है? हम किसी इंफॉर्मेशन को रिपीट करते हैं बार बार ही, ताकि हम उसको सीख सके। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। true, सही सही। देन थर्ड इज सडन रियलाइजेशन। अब एक काम करो, मैं एक चीज चेक करना चाहता हूँ कि आपको ये चीज समझ आता नहीं। थर्ड आंसर का आप मेरे को पढ़ के समझाओ, क्योंकि यहाँ पे ना मैं डिफाइन कर रहा हूँ, आपको ये चीज समझा रहा हूँ एक्चुअली सेंटेंसेस, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ। एक काम करो, आप खुद से पढ़ के बताओ मेरे को थर्ड वाला ट्रू है फॉल्स, बट प्लीज देखना नहीं आंसर पे। कुछ पूछना है, नहीं समझ आए वो पूछ लेना मेरे से। ट्रू है थर्ड वाला। ठीक है, ओके। फोर्थ वाला? कॉग्निटिव लर्निंग का एग्जांपल मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ याद है, पर दिखने में तो ठीक लग रहा है। मतलब आप ट्रू के साथ जाना चाहोगे या फॉल्स के साथ? क्या लॉक करें? ट्रू। ठीक है, सही बोला कि वो लर्निंग जो हमारी कॉग्निटिव प्रोसेस पे बेस्ड होती है उसको कॉग्निटिव लर्निंग बोलते हैं। सिंपल सा है आंसर, इसीलिए स्टेटमेंट भी। तो अब फिफ्थ वाला बताओ। एक सेकंड, फिफ्थ, हाँ एक false, हाँ, false, ये क्या बोलते हैं, ये फॉल्स ही है, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, ये आता है प्रीमैक प्रिंसिपल में बोलते हैं इसको। एंड एक्चुअली ये ऑपरेंट लर्निंग का प्रिंसिपल है, लेकिन ये प्रीमैक में आता है। मैं एक बार रिपीट चेक करता हूँ। सो प्रीमैक प्रिंसिपल भी हाँ उसका ही पार्ट है ना। यस, सो ये ट्रू है एक्चुअली, देखते हैं एक बार, बट स्टिल फॉल्स बताया। द क्योंकि द ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रिंसिपल स्टेट दैट मोर प्रेफर्ड बिहेवियर, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसमें जाएंगे ना, ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रीमैक प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पे है द प्रिंसिपल ऑफ शेपिंग एंड चेजिंग, एंड यहाँ पे प्रीमैक प्रिंसिपल। ये दोनों प्रिंसिपल किसके किसके अंदर आते हैं? ये दोनों प्रिंसिपल आते हैं अंडर ऑपरेंट लर्निंग के। तो एक्चुअली आंसर यहाँ पे ट्रू होना चाहिए था उसके हिसाब से, बट यहाँ पे फॉल्स बताया है प्रीमैक प्रिंसिपल। तो चलो कोई नहीं, आपको मेन कंसेप्ट समझ आ गया, वो काफी है। यहाँ पे समझ लो ये टेक्स्ट बुक से मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो हमारा लर्निंग हो गया है। इसमें कुछ किसी को पूछना है? लर्निंग वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, मेमोरी पे जाएंगे फिर हम। ये टेलमैन वाला किसका एग्जांपल था? टेलमैन वाला कौन सा? वो चूहे को मेज में डाला था जो। टेलमैन वाला वो था चूहे को हम क्या करते हैं, फूड वाला है ना, लेटेंट लर्निंग का। ओके ओके। और लेटेंट तो लर्निंग है एग्जांपल ऑब्जर्व, लेटेंट लर्निंग भी हमारे है। अरे यार लेटेंट लर्निंग अलग ही है, तो ये तो कॉग्निटिव लर्निंग का एक पार्ट है। ओके, ठीक है। कॉग्निटिव लर्निंग में दो आगे, लेटेंट लर्निंग एंड इनसाइट लर्निंग। और कुछ नहीं, ठीक। आपको पूछना है? और कोई उन्हें डॉलर? false, ठीक है,
देन फिर हम लर्निंग कंप्लीट होगी हमारी, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ओके, पापा है एक्चुअली। हाँ ठीक है, तो स्टोरेज में क्या है कि इन दिस सेकंड स्टेज रिसीव्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी सिस्टम आर स्टोर्ड सो दैट इट कैन बी यूज्ड एज अ रिट्रीवल। तो हमें जो इंफॉर्मेशन सेंसरी से रिसीव हुई उसको हम स्टोर करते हैं ताकि हम उसको दोबारा रिट्रीव कर सके। और रिट्रीवल प्रोसेस क्या है, अब जो हमारी मेमोरी जो इंफॉर्मेशन थी हमने क्या बोलते हैं, इट रेफर्स टू द लोकेटिंग की वो कहाँ पे। अब अगर कोई फाइल मेरे को ढूंढनी है, मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं अपना लाइक फाइल एक्सप्लोरर खोलूंगा एंड देन वहां पे जाके मैं वो चीज सर्च करूंगा। तो हम लोकेट करते हैं एंड ब्रिंग द स्टोर्ड मटेरियल इंफॉर्मेशन टू वंस अवेयरनेस, अपनी अवेयरनेस पे लाते वो इंफॉर्मेशन जब हमें कोई टास्क कंप्लीट करना हो। ठीक है, सो जैसे कि इवन आपका क्वेश्चन भी पूछा गया कि आपने क्या बोलते हैं कल रात को क्या खाया था डिनर में। ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हो, फिर याद करने के लोकेट करने की कोशिश कर रहे हो कि कहाँ पे वो मेमोरी है, फिर वो लाओगे। तो ये रिट्रीवल प्रोसेस 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली एक बार पेपर में आया भी हुआ है। एंड देन टाइप ऑफ मेमोरी, अब मेमोरी की कौन कौन सी टाइप होती है, 3 तरह की मेमोरी होती है। पहली है डिक्लेरेटिव, जिसको हम एक्सप्लिसिट मेमोरी भी बोलते हैं। दूसरा है नॉन डिक्लेरेटिव, जिसको हम इम्प्लिसिट मेमोरी भी बोलते हैं। एंड थर्ड इज सेंसरी मेमोरी। ठीक है, सो और हमारे जो ब्रेन है ना, देयर इज नो सिंगल रीजन इन द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी, इंस्टेड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरीज ऑफ डिफरेंट टाइप। अलग अलग तरह की जो मेमोरी है वो अलग अलग पार्ट्स में होती है। मतलब कोई पार्ट यहाँ, कोई मेमोरी किसी तरह की मेमोरी इधर स्टोर होगी, कोई इस तरह, तो वो पूरे ब्रेन में होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनके भी टाइप आ जाते हैं। डिक्लेरेटिव में 3 टाइप होती है, वर्किंग, एपिसोडिक, सीमेंटिक। नॉन डिक्लेरेटिव में भी 3 टाइप होते हैं, प्राइमिंग, कंडीशनिंग, मोटर और प्रोसीजर। ठीक है, सेंसरी मेमोरी में कोई टाइप नहीं है। अब डिक्लेरेटिव मेमोरी या एक्सप्लिसिट मेमोरी क्या होती है, इट रेफर्स टू दैट मेमोरी सिस्टम विच कैन बी कंट्रोल कॉन्शियसली एंड फॉर विच वी आर अवेयर ऑफ इन सम फॉर्म। मतलब वो इंफॉर्मेशन जो हमारे क्या बोलते हैं, जो हम कॉन्शियसली कंट्रोल करते हैं और जिसके बारे में हम अवेयर। इट इन्वॉल्व्स एफर्ट एंड इंटेंशन, इसमें हमें अटेंशन की जरूरत होती है, एफर्ट की जरूरत होती है। एंड इट जनरली डिक्लाइंस विद अस, और ये जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाएगी ना वो कम हो जाएगी। तो जैसे कि क्या होता है, रिकॉलिंग द नेम ऑफ अ फ्रेंड, अगर आपको अपने दोस्त का नाम याद करना हो या कोई फोन नंबर या एटीएम का पिन, ये सब हमारे डिक्लेरेटिव मेमोरी का पार्ट है। ठीक है, इसमें डिक्लेरेटिव मेमोरी यूज होती है। अब एग्जांपल्स 3 सब सिस्टम्स की बात की है, वर्किंग मेमोरी, सेमेंटिक। वर्किंग में क्या होता है, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ बेंचमार्क ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब कि क्या इसको हम बेंचमार्क समझ सकते हैं कॉन्शियसनेस का, कि आप अवेयर हो। जैसे हमने डिक्लेरेटिव में समझाई कि ये होती है कि हम कॉन्शियसली होते हैं और अवेयर होते हैं किसी चीज के बारे में। ठीक है, this system of memory is responsible for processing and storing of information। तो ये सिस्टम मेमोरी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ताकि हम प्रोसेस कर सके और स्टोर कर सके इंफॉर्मेशन को नीडेड फॉर इमीडिएट यूज, जिसकी हमें तुरंत जरूरत है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, अगर किसी का फोन नंबर याद करना हो, ठीक है, जब डायल कर रहे हो, या फिर कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना, या फिर किसी कोई कुछ बोल रहा हो उसको सुनना हो, तो यहाँ पे हम क्या किसका यूज करते हैं, वर्किंग मेमोरी का। ठीक है, जो काम में यूज में ला रहे हैं। ठीक है, सिमेंटिक मेमोरी क्या है, द वर्ड रेफर्स टू यूज द वर्ड सिमेंटिक रेफर्स टू मीनिंग और लॉजिक। सिमेंटिक वर्ड का मतलब क्या होता है, या तो कोई मीनिंग या तो कोई लॉजिक। ठीक है, सिमेंटिक का मतलब ही होता है। अब ये जो सब सिस्टम है मेमोरी का, इसमें क्या होता है, स्टोर्स नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड। यहाँ पे वर्ल्ड की नॉलेज हम स्टोर करते हैं, फैक्ट की, कंसेप्ट की, विद द वर्ड और सिंबल्स, किसी भी वर्ड से। मतलब जैसे कार क्या है, हमने कंसेप्ट किया, तो वो कहाँ पे स्टोर होगा, उसके लिए कौन सी मेमोरी यूज होगी, सिमेंटिक। अगर हमने समझा कि क्या बोलते हैं, लाइक ये सिमेंटिक मेमोरी क्या होती है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, अब ये जो इसका मतलब समझ रहे हैं वो कहाँ पे स्टोर होगा, सिमेंटिक मेमोरी में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका यूज हुआ। एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है, ये हमारे एक्सपीरियंस और लाइव इवेंट से एसोसिएटेड होती है, इसीलिए हम इसको एपिसोडिक मेमोरी बोलते हैं। इट इज यूज टू रिकॉल पास्ट इवेंट, इसमें हम क्या बोलते हैं, पास्ट इवेंट्स का मतलब कि अगेन, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए ओके आप कहीं पे गए थे, आपका कैसा एक्सपीरियंस था, तो आप जब चीजों को बता रहे होते हो वहां पे आप अपनी एपिसोडिक मेमोरी का यूज कर रहे हो। ठीक है, सो ये थी हमारी डिक्लेरेटिव मेमोरी के सब सिस्टम्स। नाउ नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी क्या होती है, दैट सिस्टम ऑफ मेमोरी फॉर विच वी पोज नो अवेयरनेस, जिसके बारे में हम अवेयर ही नहीं होते, ये अनकॉन्शियसली हो रही थी, अपने आप ही होती है। ठीक है, और इसमें कोई एफर्ट देने की जरूरत नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं चाहिए। इट और ये अनअफेक्टेड होती है, मतलब इसमें अगर हम एज हो भी जाए हमारे इस पे कोई इम्पैक्ट
नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो पहला है प्राइमिंग। प्राइमिंग क्या होता है? इट इज द प्रोसेस दैट वर्क अनकॉन्शियसली एंड हेल्प्स इन स्पीडिंग अप द प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या बोलते हैं, एक तो अनकॉन्शियसली होता है और दूसरा हमारी रिट्रीविंग के प्रोसेस को बढ़ाता है, मतलब कुछ चीज रिट्रीव करनी उसको फास्ट कर देगा, ठीक है। दिस प्रोसेस सजेस्ट दैट मेमोरी कैन बी एक्टिवेटेड अनकॉन्शियसली ऑल्सो। और ये क्या सजेस्ट करता है कि जो हमारी मेमोरी है उसको हम अनकॉन्शियसली भी एक्टिवेट कर सकते हैं। सेकंड आ गया कंडीशनिंग, जैसे हमने पैवलो वाले में पढ़ा था। दिस फॉर्म ऑफ मेमोरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग एंड एसोसिएशन बिटवीन टू स्टिमुलाई। तो हम इसमें दो चीजों को, दो स्टिमुलाई को एसोसिएट करने के बारे में सीख जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको कंडीशनिंग बोलते हैं। थर्ड इज मोटर एंड प्रोसीजर मेमोरी। अब यहाँ पे क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ मोटर स्किल। मोटर स्किल मतलब अगेन जिसमें मोशन इन्वॉल्व हो, ठीक है। ये स्लो तो होता है, मतलब आपको गाड़ी सीखने में टाइम लगता है, साइकिलिंग सीखने में टाइम लगता है, क्लाइंबिंग सीखने में टाइम लगता है, चलना सीखना कितना टाइम लगा हमें, बचपन में हम कितनी मुश्किल से चलना सीखते हैं। बट एक बार जब ये चीज हो जाती है, क्या बोलते हैं, बट वंस इट्स वेल लर्न इट बिकम्स ऑटोमेटिक इन नेचर। ये पहली बार ऑटोमेटिक हो जाता है नेचर में, that it does not need any further attention। और उसमें कोई अटेंशन की और ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत ही नहीं है, या फिर कॉन्शियस एफर्ट। सच एज मोटर प्रोसेस इन्वॉल्व इन वॉकिंग डज नॉट नीड एनी कॉन्शियस एफर्ट। और क्या बोलते हैं यहाँ पे मोटर जो, जैसे कि चलने के लिए हमें कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत नहीं कि यार मैं ऐसा चलना है, ठीक है। हाँ, अगर आपका चलने का स्टाइल थोड़ा गलत है और आपको किसी ने पॉइंट आउट किया तो अब आप सोचोगे ठीक है नहीं मेरे को ऐसे चलना है, बट अदरवाइज नॉर्मली आप नॉर्मली चलोगे जैसे चलते हैं। थर्ड जो टाइप की मेमोरी है सेंसरी। सेंसरी मेमोरी क्या होती है, इसको हम फ्लीटिंग मेमोरी भी बोलते हैं। फ्लीटिंग मतलब तुरंत उड़ गई। तो अब यहाँ पे क्या है, लाइक समटाइम्स इट क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग। और ये क्या बोलते हैं, जो परसेप्शन का प्रोसेस है उससे भी क्लोजली रिलेटेड है। अब एग्जांपल, इट इज रिस्पांसिबल फॉर कीपिंग अ रिकॉर्ड फॉर अवर पर्सन फॉर अ वेरी फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। ये जो इंफॉर्मेशन है ना उसको बहुत ही छोटे समय के लिए स्टोर करती है। एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट हियर अवर सेंसरी रजिस्टर। और जो हमारा सेंसरी रजिस्टर है वो भी मेमोरी सिस्टम की तरह काम करता है। मतलब जैसे मैंने टच किया, अभी मेरे को टच हुआ और यहाँ पे वो चीज रजिस्टर हुआ और थोड़ी देर बाद भूल जाएगा मेरे को, ठीक है। अब मैं भूल चुका हूँ, बट अभी जैसे टच हुआ वहाँ पे वो स्टोरेज है, आप ट्राई कर सकते हो, फील होगा तो थोड़ी देर के लिए स्टोर रहेगा। सो द इंफॉर्मेशन फॉर्म ऑफ द एनवायरमेंट, ये जो इंफॉर्मेशन है जो कि एनवायरमेंट से फर्स्ट हमने ली, जो हमारे पहले सेंसरी मेमोरी पे गया, रिच सेंसरी मेमोरी। एंड अगर इसमें अटेंशन देने की जरूरत है तो क्या बोलता है, ये हमारी बाकी मेमोरी सिस्टम में चले जाता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन। अगर इसमें अटेंशन देने की जरूरत नहीं है तो ये फेड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इसीलिए इसको फ्लीटिंग बोला हुआ है, फ्लीटिंग मेमोरी। एंड क्या बोलते हैं, इट कैन ऑल्सो स्टोर। और इसमें क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन है वो 200 से 500 मिली सेकेंड तक ही होती है, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट है, ओके। एंड साइकोलॉजिस्ट ने ये जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन है, तो ये जो सेंसरी मेमोरी है इसको 5 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है या फिर 5 तरह के बोल दिए। पहला है विजुअल सेंसरी मेमोरी जो हमारे आइज से रिलेटेड है, ऑडिटोरी सेंसरी मेमोरी जो हमारे ईयर से रिलेटेड है, एंड मतलब सुनने से। एंड ऑल्फैक्टरी सेंसरी मेमोरी, ऑल्फैक्टरी मतलब जो हमारे स्मेल से है। देन गस्टेटरी, गस्टेटरी मतलब जो हमारे टेस्ट से है। एंड देन आप किसी चीज का खाते हो, कोई चीज टेस्ट रिमेंबर रखते हो, वो गस्टेटरी मेमोरी में जाता है। देन टेक्टाइल, टेक्टाइल हो गया टच से, कि किसी का कैसा टच है, आप सरफेस को टच करते हो, मतलब वुडन सरफेस को, आपको पता है कि कैसा हार्ड ये फील हो, तो ये आ गया इससे, ठीक है। तो ये जो मेमोरी ऑफ और विजुअल एंड एक्वाइक सेंसरी और आइकॉनिक सेंसरी मेमोरी। अब यहाँ पे लाइक एक लाइन लिखी हुई है कि हाउएवर, हालांकि एक क्या बोलते हैं, बहुत सारे बल्क ऑफ लिटरेचर अवेलेबल है आइकॉनिक सेंसरी मेमोरी पे। द मेमोरी फॉर विजुअल एंड इकोइक सेंसरी मेमोरी, वो मेमोरी जो कि विजुअल और इकोइक सेंसरी मेमोरी पे डिपेंड करती है। द मेमोरी फॉर ऑडियो इनपुट्स, मतलब ऑडियो इनपुट के लिए जॉर्ज स्पर्लिंग वाज क्रेडिटेड फॉर, ओके। एंड जॉर्ज स्पर्लिंग थे 1960 में, जिन्होंने क्या बोलते हैं, जिन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए इन सेंसरी मेमोरी के अराउंड, ठीक है। सो यही चीज है। देन मॉडल्स ऑफ मेमोरी, तीन तरह की मॉडल्स होते हैं। ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ मेमोरी, देन क्या बोलते हैं लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, यहीं पे नाम दिया होगा, ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ मेमोरी, देन लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मेमोरी एंड इंटीग्रेटेड मॉडल जिसको हम वर्किंग मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से मॉडल है, एटिक्सन और शिफरिन ने बोला, उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया ये वाला, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे,
एंड इसको नेम दिया स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी और मॉडल मेमोरी। मॉडल इज जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्किंग, और ये जो मॉडल था ये किससे इन्फ्लुएंस था, कंप्यूटर से, ठीक है। अब कंप्यूटर अगर आपने इस्तेमाल किया होगा आपको पता है इसमें रैम होता है, इसमें रोम होता है। रैम का काम क्या होता है, अगर आप कुछ जैसे कि वीडियो एडिट कर रहे हो या क्रोम ब्राउजर कर रहे हो तो उसमें जो टेम्परेरी फाइल यूज हो रही है ना, वहां पे रैम का यूज करते हैं, टेम्परेरी मेमोरी। और अगर कोई फाइल स्टोर करनी हो उसको हम रोम में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो वहां पे ये चीज यहाँ पे कंप्यूटर के केसेस में होती है। इसी चीज को हमने क्या बोलते हैं ह्यूमन केस में भी लिया। एंड आइटिक्सन एंड शिफरिन in 1968 equated working of human memory to the working of computer, इसने दोनों को इक्वल किया, ठीक है, इक्वेट किया। they process the similar to the computer, they process that similar to computer, कंप्यूटर के जैसा ही हमें भी क्या बोलते हैं अलग अलग फॉर्म्स की मेमोरी होती है। पहला है सेंसरी। सेंसरी मेमोरी कैसी होती है, कितने टाइम के लिए, 200 से 500 मिली सेकेंड के लिए, स्टोर्ड फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड, मतलब बहुत ही छोटे समय के लिए होती है। एसटीएम क्या होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या, कि जो 30 सेकंड तक समय के लिए स्टोर होती है, ठीक है। द सिस्टम आल्सो होल्ड फॉर इंफॉर्मेशन फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और जैसे लाइक अगेन सजेस्ट इसने क्या शो किया है कि 30 सेकंड तक जो मेमोरी स्टोर हो उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं। एग्जांपल के लिए जब आप कोई नंबर डायल करते हो, ठीक है, तो आप तुरंत याद रखते हो, अच्छा ठीक है ये वाला नंबर है, ये चीज तो इसको डायल कर रहा हूँ, या फिर कोई डिक्टेशन लिख रहे हो तो वहाँ पे ये शॉर्ट टर्म मेमोरी का यूज होगा। देन लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी को हम स्टोर हाउस भी बोल सकते हैं, लाइक रोम, ठीक है। जैसे जैसे हार्ड ड्राइव होती है आपके लैपटॉप पे, वैसे ही लॉन्ग टर्म मेमोरी काम करती है। वहां पे हम अपने जितने भी लास्टिंग इवेंट्स हो, जैसे कि आज शाम को क्या हुआ या फिर हमारे बचपन में क्या होता, वो सारी मेमोरीज वहां पे स्टोर होती है, ठीक है। अब इस मॉडल को समझना है। इंफॉर्मेशन आई, सेंसरी इनपुट में गया, अटेंशन दी हमने, अटेंशन देने के बाद वो 30 सेकंड के लिए शॉर्ट टर्म में आया। अब अगर हम उस पर इलेबोरेटिव रिहर्सल करते हैं, इलेबोरेटिव रिहर्सल के दो टाइप थे, आइदर हम उसको मीनिंग देते हैं, मतलब उसको समझते हैं, और आइदर उस इंफॉर्मेशन को किसी प्रीवियस इंफॉर्मेशन से कनेक्ट करते हैं। तो अगर हमने ये दोनों में से कुछ भी किया तो वो इलेबोरेटिव रिहर्सल कर रहे हैं वहां पे, और वो जो वर्किंग मतलब वो जो लाइक इंफॉर्मेशन है वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो गया, ठीक है। तो इस मॉडल को समझ के आप इसको पूरे क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो इनकेस अगर ये आ जाए तो। एंड देन ठीक है, इसमें यही बताया गया। देन आ गया सेकंड मॉडल कौन सा है, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, एलओपी भी इसको बोलते हैं, एलओपी मॉडल और लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है, दिस मॉडल रेफ्यूट्स द क्लेम ऑफ, इसमें ये जो एडिक्सन और शिफरिन ने दिया था ना मॉडल, इसको थोड़ा सा डिनाई करता है। मॉडल दैट मेमोरी कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट सिस्टम अकॉर्डिंग टू द मॉडल ऑफ लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग। ये जो मॉडल हमें दिया गया है फिजिकल फोनोलॉजिकल सिस्टमैटिक, इसके हिसाब से जो मेमोरी रिट्रीवल प्रोसेस है, हाँ पूछना, अच्छा ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन है रिट्रीव करने का, वो उसका सक्सेस, वो कितना सक्सेसफुल होगा, मतलब कितने सक्सेसफुली हम उसको इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव याद कर पाएंगे या नहीं, इस पे डिपेंड करता है कितने लेवल ऑफ प्रोसेसिंग से वो किया है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट क्या है, क्रैक एंड टूलिंग में 3 लेवल ऑफ प्रोसेसिंग में, फिजिकल और स्ट्रक्चरल प्रोसेसिंग। इसमें क्या है, एनकोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल एट्रीब्यूट्स। हम जो एनकोड करते हैं किसी के फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे कि कितना, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको यहाँ से बताता हूँ, अभी जस्ट मैंने देखी थी। एंड यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर प्रोसेसिंग। अब स्ट्रक्चर प्रोसेसिंग या फिजिकल प्रोसेसिंग में क्या होता है, व्हेन इनिशियली एनकाउंटर, जैसे कि आपने कोई वर्ड लिया एलिफेंट, ठीक है, यू में फोकस ऑन इट्स सुपरफिशियल कैरेक्टर, हम इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखेंगे, जैसे कितना लंबा है, लाइक कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं, कौन विजुअली कैसा दिख रहा है ये। देन कोई आएगा, ओके ठीक है, इतनी अच्छी बात कल बड़े से, हाँ ठीक है माइक माइक ऑफ करो, बहुत ज्यादा हो जाए। हाँ ठीक है चलो ठीक है, कल ही करेंगे फिर, कोई बात नहीं। वैसे सर नहीं है, मेरा नाम अभिषेक है।